थंबनेल पे आ जाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिंदी नाथ पर। तो जैसा आप सबको पता है साथियों, चल रहा है अभी सीटेट का प्रैक्टिस सेट, आपका एग्जाम भी है। तो उसी के संबंध में ये यूथ कंपटीशन का आपके सामने जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज आपका होने वाला साथियों प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां। तो सभी साथी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपका जरा सा भी थोड़ा बहुत भी अगर इससे सहायता आपको मिल रही हो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आते हैं साथियों, बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ, अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। चलिए ये आपके सामने प्रश्न नंबर पहला है। कह रहा बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास में कहां से कहां तक के अध्ययन किया जाता है? कह रहा जन्म से माध्यमिक बाल्यावस्था तक किया जाता है, जन्म से किशोरावस्था तक, या गर्भधारण से माध्यमिक बाल्यावस्था तक, या गर्भधारण से किशोरावस्था तक। तो बाल विकास में साथियों जो अध्ययन किया जाता है यह गर्भधारण से लेकर के किशोरावस्था तक के बालकों का या बच्चों का अध्ययन किया जाता है। तो सही उत्तर पहले का हो जाएगा साथियों डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट आपके सामने है दूसरा कथन दिया है ए और इस पे तर्क दिया है आर। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमेशा दोनों में क्यों, जैसे मान लीजिए क्यों या इसलिए, ऐसा लगा करके आप आंसर करने का प्रयास करिएगा। चलिए देखते हैं। आप जानते हैं कि ऐसे प्रश्न सीटेट में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं कथन और तर्क पर। तो चलिए देखते हैं। बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। बच्चों के कह रहा विकास के मार्ग वो प्रगति का सटीकता से एकदम ठीक अनुमान, उसका पूर्वानुमान, यानी पहले ही अनुमान लगा लिया जाए कि बच्चा हाँ आगे चल के डॉक्टर ही बनेगा। तो ऐसा हो सकता है क्या? तो ठीक पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक कह रहा है। अब तर्क दे रहा है। तर्क कह रहा है कि अनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। बच्चों में अलग अलग मार्ग तय करते हैं। देखिए अब इसको पढ़ने का तरीका क्या हो गया। पहला एक है बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि तर्क आपका अनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव या मार्ग तय करते हैं, इसलिए बच्चों के बारे में पहले से सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तो ये भी तर्क भी आपका क्या है, सही है। और चूंकि इसी पर आधारित ए दिया हुआ है कथन, इसलिए क्या होगा, ये और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। आर सही व्याख्या करता है ए की, इसलिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा साथियों, ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3 समाजीकरण। अब देखिए समाजीकरण क्या है। कह रहा समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। तो समाजीकरण साथियों सरल प्रक्रिया नहीं है। जरा ध्यान रखिए, सब सही है लेकिन यहाँ पर गलती है क्या कि सरल प्रक्रिया है। कह रहा समाजीकरण जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। बिल्कुल ये क्या है, सही है। व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया नहीं है। करा औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार, देखिए केवल शब्द आया इसलिए भी गलत है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 3 का बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को
पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा कह रहा है परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। कह रहा समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के तीसरा है अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए। कह रहा अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए। देखिए अमूर्त समस्याएं कह रहा नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए, प्रस्तुत करनी चाहिए, इसलिए तीसरा आपका गलत है। समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के लिए मौके मुहैया कराना चाहिए, अवसर देना चाहिए, ये भी सही है। अब पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन क्या देखिए, जिसमें तीसरा होगा वो ऑप्शन हो जाएगा गलत। इसमें भी तीसरा, इसमें भी और इसमें भी तीसरा, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी 4 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो संयोजन और समावेशन है, यह कह रहा किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? तो देखिए संयोजन और समावेशन, जो बच्चा क्या करता है? समावेशन करता है और संयोजन करता है। ये प्रक्रिया किसकी है? संयोजन और प्रक्रिया, ये दोनों संयोजन और समावेशन, ये जो दोनों प्रक्रिया साथियों, ये प्रक्रिया किसकी है? अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो 5वें का प्रश्न नंबर 1 सही हो जाएगा। 5वें का ऑप्शन नंबर 1। आते हैं आगे प्रश्न नंबर 6। बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को जबकि लेव वाइगोत्स्की, यहाँ भी आपका खाली स्थान है, को महत्व देते हैं। आइए देखते हैं किसको महत्व देते हैं। कर परिपक्वता और सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं। पुनर्बलन को नहीं देते हैं। वेदन और अभ्यास, पुनर्बलन देखिए यहाँ पे आ गया, उद्दीपन प्रक्रिया संबंध संगठन, नहीं, किसको देते हैं? परिपक्वता और सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 आ जाइए देखते हैं। कह रहा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? किसको बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। कह रहा निर्देशित आदान प्रदान करना। ये तो सही बात है कि निर्देश के अनुसार बच्चे क्या करें? आदान प्रदान करते रहें, तो ये सही बात है। कह रहा व्यापक चर्चाएं, बच्चे एक दूसरे से क्या करें? टीचर के साथ, अपने में एक दूसरे के साथ किसी भी सब्जेक्ट पर, विषय पर एक व्यापक चर्चा करें, बेहतर चर्चा करें, ये भी बात सही है। सहयोगात्मक अधिगम, बिल्कुल सहयोग, एक दूसरे के सहयोग के द्वारा सीखें, यह भी सही है। दोहराव व स्मरण करना, यही क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर क्या पूछा साथियों? निगेटिव पूछा है, तो उत्तर भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। दोहराव व स्मरण करना, बच्चों को बार बार एक ही चीज, ऐसा नहीं, प्रेशर नहीं देना कि बच्चे बार बार इसको दोहराइए, याद करिए, स्मरण पर आधारित, यानी उसको याद करने पर बल नहीं देना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8वां। कैरोल गिल्गिन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवाद नैतिकता खाली स्थान पर जोर देती है को नकारते हैं। किसको नकारते हैं? करा देखभाल की नैतिकता, नैतिक आदर्शों को, न्याय की नैतिकता को, या सामाजिक अच्छाई की चिंता को नहीं। किसको नकारते हैं? कैरोल गिल्गिन ये नकारते हैं देखभाल की नैतिकता को। किसको? देखभाल की नैतिकता को नकारते हैं। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। हावर्ड गार्नर ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? हावर्ड गार्डनर ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो चलिए सभी लोग जानते हैं
आप लोग अगर सीडीपी पढ़ रहे हैं तो याद होगा कि हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बिल्कुल पहला हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? शिक्षक है, शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए? कह रहा संकल्पनात्मक समझ पर, गैर संदर्भित वस्तु पर, रट कर याद करने पर। ये बार बार आ रहा है प्रश्न। और रट कर याद करने पर बच्चों को या शिक्षा को या शिक्षक को बच्चों को रटवाना नहीं है, उनको रट कर याद दिलाना नहीं है, तो ये गलत है। परीक्षाओं के लिए सीखना, कि बच्चा सिर्फ इसलिए सीखे क्योंकि उसे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, ऐसा नहीं करना। तो क्या हो जाएगा, संकल्पनात्मक समझ पर उसको बल देना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है? बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है? कर शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा, पुस्तकों से, अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से। देखिए निष्क्रिय सुनने से तो नहीं होगा, सक्रिय सुनना रहता तो कुछ हद तक देख सकते थे, निष्क्रिय नहीं होगा। विविध स्रोतों का अन्वेषण करके, अब देखिए शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश, यानी शिक्षक बच्चों को निर्देश दे रहे हैं और बच्चे वही काम सिर्फ कर रहे हैं, तो ये सीखना सही बात नहीं है। इसके द्वारा ये बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा, ये तो आ जाएगा शिक्षक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। अगर शिक्षक द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश दिए जा रहे हैं, लगातार निर्देश की बात हो, व्याख्यान की बात हो और आदेश की बात हो, तो ये शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि शिक्षक बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, बच्चे सिर्फ और सिर्फ उसका क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, तो ये हो जाएगा गलत। आगे, पाठ्य पुस्तकों से नहीं, विविध स्रोतों का अन्वेषण करते, विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। देखिए पाठ्य पुस्तकों से सही तो है, कुछ हद तक ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें से सबसे उचित ऑप्शन एक ही चुनना है, तो किसको चुनेंगे, डी को चुनेंगे। विविध स्रोतों का अन्वेषण करके, विविध स्रोतों से, तरह तरह के स्रोत से बच्चे सीख रहे हैं, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपके सामने 12, चलिए कथन पर आधारित है। कथन ये कह रहा है, बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, मिलने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, बच्चों के जो बच्चे हैं उनको जेंडर उपयुक्त व्यवहार जो संकेत हैं उनको शैशवावस्था से ही मिलना शुरू हो जाता है, मिलना शुरू हो जाता है। अब तर्क कह रहा है, बचपन में अलगाव व वंचित होने, अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूर्णीय क्षति कर सकते हैं, बच्चों में अपूर्णीय क्षति कर सकते हैं। तो ये इसका प्रश्न नंबर 12 है, इसका आंसर करिएगा। कह रहा है कि चलिए फिर से एक बार देखते हैं कि बच्चों को जेंडर उपयुक्त, बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ये बात सही है, शैशवावस्था से उनको जेंडर के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है, संकेत मिलना शुरू हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा राइट। बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव, जो बचपन में बच्चे क्या हैं, अलग रह रहे हैं या अलगाव की स्थिति है, या किसी भी बचपन से वो क्या है, जैसे मान लीजिए खेल से, जैसे ना कहते हैं बचपन में ही बहुत बड़ी उनके अंदर क्या आ जाए, जिम्मेदारी आ जाए, कोई उनके साथ ऐसी घटना घट जाए जिसको वो जीवन भर भूल नहीं सकते हैं, तो इससे क्या होती है, अपूर्णीय क्षति, अपूर्णीय क्षति जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। ये भी बात क्या है, सही है। अब देखिए साथियों तर्क तो सही है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या बचपन और बचपन में अपूर्णीय क्षति और जेंडर उपयुक्त या जेंडर, इन दोनों का कोई भी आपस में कोई भी इनका मेल है क्या, नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि दूसरे के कारण ही पहला हो रहा है, दूसरे के कारण यानी आर के कारण ये हुआ है, ऐसा नहीं है ना। तो देखिए सही तो दोनों है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 12 का क्या हो जाएगा साथियों, बी होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 13।
देखिए प्रश्न नंबर 13 कह रहा शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे अभिभावक को अपने बच्चे की पहचान कर उसे सही ढंग से नामांकित कर पाए कि बच्चा मंद बुद्धि है कि बुद्धिमान है। नहीं, ऐसा करने के लिए तो नहीं देना चाहिए। अभिभावक को अपने बच्चे के सीखने की क्या सीखा, कैसे सीखा के बारे में समझ बन सके, बिल्कुल इसके लिए शिक्षक जो है मूल्यांकन का विवरण अभिभावक को दे सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 14 कह रहा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे घर पर ट्यूशन लें। ऐसा करें, अभिभावक ऐसा सुनिश्चित करें कि जो बच्चे वंचित तबके से हैं, जो वंचित तबके से हैं, गरीब हैं, वो क्या करें, घर पर ट्यूशन लें। ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं। उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे गृह कार्य दे दिया जाए कि वे बच्चे जो वंचित तबके से हैं उनको याद करने के लिए बहुत सारा होमवर्क दे दिया जाए। ये भी सही नहीं होगा। स्कूल आने में उनकी रुचि कम ना हो, बिल्कुल ऐसा अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए, ये युक्ति लगानी चाहिए, यह उपाय करना चाहिए कि बच्चा स्कूल आने से वंचित ना हो, उसकी रुचि जो है स्कूल आने में कम ना हो, उसकी रुचि स्कूल आने में कम ना हो। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए प्रश्न नंबर 15 उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। कह आज आप पुस्तकें पढ़ते हैं, वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। क्या करा, पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण, मूल्यांकन कब होगा, जब एक दूसरे से बच्चे क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तभी तो एक दूसरे से मान लीजिए किसी विषय पर चर्चा करेंगे, तभी तो बच्चों का क्या होगा, उसमें मूल्यांकन कर पाएंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन तो सही है। पुरातत्व को परिभाषित कीजिए। नहीं, हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते थे। नहीं, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी। नहीं, ये आज आप जिस पुस्तक से पढ़ते हैं, यानी आज की जो पुस्तक है, बच्चे जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, और ऋग्वेद जो ये इन दोनों पुस्तकों में बच्चे क्या करेंगे, तुलना करेंगे, पढ़ेंगे, तुलना करेंगे, पढ़ेंगे इन दोनों पुस्तकों को। तो बच्चे की जो उस प्रश्न की तो उससे क्या होगा, बच्चों का मूल्यांकन होगा। बच्चे क्या कर पाएंगे, मूल्यांकन कर पाएंगे कि ऋग्वेद से जो पुरानी जो रचना है और आज जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों में क्या समानता है, इन दोनों में क्या समानता है या क्या असमानता है, क्या असमानता है। तो ये बच्चे इससे सीख पाएंगे। सही उत्तर आपका ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुसाध्य हेतु दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया गया। कह रहा विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना चाहिए। बिल्कुल, ये दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के तहत ये आपका सर्वेक्षण किया गया और ये प्रतिपादित भी किया गया कि जो बच्चे विद्यालय जा रहे हैं उनका सर्वेक्षण हो हर 5 साल में होना चाहिए। सही है। सभी के लिए सम एक रूपी और मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करनी चाहिए। देखिए सभी के लिए एक रूपी परीक्षा प्रणाली कह रहा, बच्चे तो कई जगह से, कई क्षेत्र से और कई प्रकार के बुद्धि धारण करने वाले बच्चे क्लास में होते हैं। तो सभी के लिए कह रहा है कि सभी के लिए एक रूपी और मानकीकृत पाठ्यक्रम, एक रूपी मानकीकृत जो पाठ्यक्रम चल रहा उसी को सबको पढ़ाया जाए एक समान। ये क्या हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन है, ये सही नहीं होगा। दूसरा सही नहीं होगा। देखिए 3 ऑप्शन में तुलना आपको करना है। देखिए जिसमें भी दूसरा है वो गलत हो जाएगा, जिसमें भी दूसरा है साथियों वो ऑप्शन गलत। देखिए दूसरा भी, यहाँ भी। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देख लेते हैं। पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायता उपलब्ध करवाना चाहिए। सूचना हेतु समुचित संदर्भित अनुकल्पित पद्धतियों का उपयोग होना चाहिए। यह दिव्यांगजन
अधिनियम 2016 कहता है। क्या कहता है? ये आपके 3 ऑप्शन सही होंगे। कौन कौन से? पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 17। चलिए प्रश्न नंबर 17 कह रहा धार्मिक अल्पसंख्यकों अरे मक्खी कहां से आ गई है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, यानी धर्म को कम मानने वाले, ऐसा जैसे मान लीजिए अल्पसंख्यक जिनकी संख्या क्या होती है साथियों? कम होती है। जैसे उन्हें क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे भारत में मान लीजिए हिंदू धर्म को मानने वाले अधिक हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले कम हैं। तो वही कह रहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को शामिल करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? कह रहा सभी धर्मों में समानता की बजाय अंतर करना चाहिए। देखिए ये तो लड़ाई हो जाएगा भाई इस बात पे। सभी धर्म क्या है? अलग अलग कहते रहिए, तो इससे क्या होगा कि समानता की बजाय अंतर करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बी कह रहा है विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल, विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच क्या करना चाहिए? सद्भाव का उदाहरण, भाईचारे का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है। विशेष धर्मों में विश्वासों और प्रथाओं के बारे में पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देना, रूढ़ियों को मजबूत करना, गलत हो जाएगा। सही उत्तर 17 का बी। आगे बढ़ते हैं। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? तो देखिए साथियों, जो डिस्ग्राफिया होता है, डिस्ग्राफिया, इससे बच्चे क्या करते हैं? बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है। बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है। बच्चा शुद्ध रूप से लिख नहीं पाता, उसके लिखने की स्पीड कम हो जाएगी, लिखने की स्पीड कम होती है। सही शब्द नहीं लिख पाता है, यानी शुद्ध वर्तनी भी वो नहीं लिख पाता है। यानी कि जो डिस्ग्राफिया है यह किससे संबंधित है? यह लिखने से संबंधित है। किससे संबंधित है? लिखने संबंधित क्या है? विकार है, कठिनाई है। तो डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चा, बालक, छात्र क्या होता है? वह कठिनाई का अनुभव करता है। किसमें? लिखने में। तो याद रखिएगा, 1 नंबर प्रश्न इससे बनता ही बनता है, तो जरूर ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए सफल समावेशन को सुनिश्चित व सहायक होगा? सुनिश्चित करने में सहायक होगा। कह रहा छोटे मुद्रण और चित्रों वाली पुस्तकें। बताइए बच्चा कैसा है? दृष्टिबाधित है। बच्चा कैसा है? दृष्टिबाधित है। तो बच्चे को छोटे मुद्रण और चित्रों वाली पुस्तकें प्रदान करनी चाहिए। क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा? क्या? छोटे मुद्रण और चित्रों वाली। बताइए बच्चे को कम दिख रहा है तो बच्चे को क्या करेंगे कि छोटे मुद्रण वाली यानी छोटे छोटे लिखी हुई पुस्तकें उसके सामने प्रस्तुत करेंगे, या चित्र वाली पुस्तकें उसके सामने प्रस्तुत करेंगे? नहीं करेंगे ना। बी, शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें। जब बच्चा दिखने में ही बच्चे को क्या है? कठिनाई हो रही है, तो उसके सामने हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो क्या समझ पाएगा बच्चा? नहीं समझ पाएगा। हमने कहा कि सभी बच्चों, अब संकेत में हमने कहा दूसरा पाठ पढ़ाएंगे, हमने कहा दूसरा पाठ पढ़ाएंगे, तीसरा पाठ पढ़ाएंगे, चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे, तो दिखने में उसको दिक्कत है, समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, इसलिए भी क्या हो जाएगा? गलत। कहा स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग करके। तो स्पर्शनीय और उभरी सामग्री जिसको ब्रेल लिपि भी कहते हैं, क्या कहते हैं?
ब्रेल लिपि का प्रयोग उसके सामने, बच्चे के सामने करना चाहिए। किसके? दृष्टिबाधित छात्र के सामने। तो यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यार्थी के सफल समावेशन को यह क्या करेगा? सुनिश्चित करेगा। सही उत्तर 18 का सी। चलिए 19 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 कह रहा उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है? बढ़ावा देती है। कह रहा अभिसरण सोच को, सीखने की जिज्ञासा, नहीं इसको तो बढ़ावा देना चाहिए। समस्या समाधान कौशल, इसको बढ़ावा देना चाहिए। कह रहा किस गतिविधि से बचना चाहिए? तो सीखने की जिज्ञासा पैदा करना चाहिए, उत्पन्न करना चाहिए। समस्या समाधान कौशल बच्चों में उत्पन्न करना चाहिए। विचारों की मौलिकता उनमें समाहित करना चाहिए। जबकि अभिसरण सोच जिसको क्या कहते हैं? अभिसारी, जिसको क्या कहते हैं साथियों? अभिसारी चिंतन कहते हैं। इससे बचना चाहिए, क्योंकि जो अभिसारी चिंतन होता है यह कहां पर आधारित होता है? ये किसी न किसी केंद्र पर आधारित होता है। तो ये सोच सिर्फ और सिर्फ कहां आधारित होता है? कहीं केंद्र पर आधारित होता है। जबकि जो शिक्षण कार्य होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? अपसारी शिक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपसारी होना चाहिए। अपसारी यानी बच्चे क्या करें? चारों तरफ से सीख अर्जित करें, सीखें। तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21, विद्यार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कह रहा अभी सीखे गए प्रत्ययों के विस्तरण और चर्चा करने से मना करें। नहीं भाई, अभी जो वह सीखा है उसको चर्चा करने से मना करेंगे तो भूल ही जाएगा, जल्दी भूल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका गलत। विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें। बिल्कुल, विभिन्न परिस्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में उसको अवसर प्रदान करें कि वह अधिगम को लागू करे और सीखे, अपने जीवन से जोड़ करके सीखने का प्रयास करे। तो बी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। अभिकथन ए। कह रहा एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञात युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण कह रहा विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हों। सुनिश्चित हों। तो चलिए देखते हैं। तो जो शिक्षिका है यह अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञात युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, आप अनुमान लगाइए और जो आप जानते हैं, जिस भाषा में जानते हैं उस भाषा में उत्तर देने का प्रयास करिए। ऐसा करना चाहिए। तो ये कथन तो आपका है सही। आगे बढ़ते हैं कारण की तरफ। कह रहा विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देना चाहिए। प्रश्न तो यही गलत हो गया। केवल, जहां भी केवल शब्द आ जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका? अगर ये आ रहा है तो इसमें क्या है? निगेटिव दर्शा रहा है। केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हो। नहीं, ऐसा नहीं करना। बच्चे थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो उन्हें उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा गलत। सही उत्तर होगा ए सही, लेकिन आर गलत। 22 का सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थी के बीच क्या उत्पन्न कर दे? ऐसी गतिविधि बनाइए कि शिक्षार्थी क्या हो जाए? चिंता में डूब जाए या बोरियत उनके अंदर उत्पन्न हो जाए या हतोत्साहित हो जाए। हतोत्साहित नहीं करना है, उनको क्या करना है? उत्साहित करना है। जिज्ञासा उनके अंदर उत्पन्न करनी है। तो सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24। किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को डैश कहा जाता है। समावेशित ज्ञान, अनुबंधित ज्ञान, घोषणात्मक या प्रक्रियात्मक। कैसे करना है, किस प्रक्रिया से करना है? तो प्रक्रियात्मक ज्ञान। सही उत्तर आपका हो जाएगा डी।
बढ़ते हैं आगे। निम्न में से विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता। कौन सा इसमें से ऐसा है जो सार्थक सीखने में बढ़ावा नहीं देता है? अन्वेषण करके बच्चे एक दूसरे से सीख रहे हैं, बातचीत व अंतःक्रिया से बच्चे एक दूसरे से सीख रहे हैं, अधिसंज्ञान से सीख रहे हैं, या निष्क्रिय अवलोकन से? तो निष्क्रिय अवलोकन ये बढ़ावा नहीं देता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा 25 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का सापेक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है? सापेक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? घोषणात्मक ज्ञान, एपिसोडिक या प्रकरणात्मक ज्ञान, या अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, या प्रक्रियात्मक ज्ञान, या प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो क्या कहलाएगा साथियों? अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। वह क्या कर रहा है? जो समस्या उसके सामने उत्पन्न हुई है, उस समस्या से संबंधित कोई और समस्या वह अपने मन में, अपने दिमाग में या सोच रहा है कि वह समस्या कैसे थी, क्या उस समस्या से मिलता जुलता, उसको हमने किस प्रकार से उस समस्या का समाधान ढूंढा था, उससे रिलेट करके नई समस्या को हल करने का प्रयास कर रहा है। तो वह क्या कर रहा है? अनुरूपक सोच के आधार पे कार्यात्मक है, या अनुक्रियात्मक है, या पश्चगामी कार्यकारी युक्ति है। तो या पश्चगामी कार्यकारी युक्ति है, तो वह क्या कर रहा है? अनुरूपक, यानी सेम उसी के रूप के आधार पर, जैसा उसके सामने समस्या है उसी पे आधारित एक और समस्या वह देख रहा है, उसको हल करने की प्रक्रिया को कैसे उसने हल किया था उसी के आधार पर दूसरी समस्या को हल करने का प्रयास कर रहा है। तो अनुरूपक, जैसा पहले था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 कह रहा, एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों को उस संप्रत्यय के संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? कह रहा, विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज करने के अवसर प्रदान करें। बिल्कुल बात करने दीजिए उन्हें और वैज्ञानिक खोज के अवसर प्रदान करिए। कह रहा, उन भ्रांतियों को सिरे से खारिज कर दें जो भ्रांति उत्पन्न हुई। कहे नहीं 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 नहीं, ऐसी भ्रांति कुछ होती ही नहीं है, ऐसा कह के निकल जाए, नहीं, गलत हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा? गलत। इन बच्चों को एक विशेष शिक्षक के पास भेज दें। अपने उसको समस्या का समाधान ना कराएं, किसी दूसरे के पास भेज दें। उनसे कहें कि आप इसका जो है इसका अधिगम करने का आकलन करें या सिफारिश कर दें उनसे। शिक्षक को उन भ्रांतियों पर प्रतिक्रिया ही नहीं देना चाहिए। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, निगेटिव वर्ड है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 28 का ए। प्रश्न नंबर 29 कह रहा, संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा, किसी प्रकार के संवेगों से ध्यान अवधि अपरिवर्तित रहती है, या संवेग और तार्किक सोच एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 29 का सी। संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य बनाते हैं, सुगम करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर आ जाते हैं 30। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है? कौन सा ऐसा जो विश्वास है विद्यार्थी को, ऐसा कौन सा जो प्रयास है जो भविष्य की संभावना बनाए रखने के लिए उसको प्रेरित करेगा? मैं बुद्धिमान नहीं हूं। अब देखिए, अगर मैं बुद्धिमान नहीं हूं विद्यार्थी सोच रहा है और प्रयास में मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ऐसा विद्यार्थी सोच रहा है तो भविष्य में वो क्या सीखेगा? कुछ सीखेगा? नहीं सीखेगा। चलिए, अगर मैं प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूं तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूं। बिल्कुल, अगर विद्यार्थी ऐसा सोच रहा है तो वह अवश्य ही सीखेगा और भविष्य में पढ़ने में उसकी रुचि बनेगी। और पहला ऑप्शन कह रहा है मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मेरी प्रयास से यह काम होगा ही नहीं, कुछ दिन में छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, पढ़ना ही छोड़ देगा, ऐसा सोचेगा। तो ये क्या है?
भविष्य में उसको प्रेरित करने के प्रयासों को संभावना देने के लिए नहीं रखेगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 30 का साथियों बी हो जाएगा। चलिए कह रहा है सी में देखिए, मैं बदकिस्मत व्यक्ति हूं, जो मैं जिसमें भी हाथ डालता हूं वो क्या होता है, खराब हो जाता है। होते हैं बहुत लोग सोचते हैं ना। तो अगर ऐसा बच्चा सोच रहा है तो वो भविष्य को उसको प्रेरित करने के लिए शब्द नहीं, ये कथन नहीं है। मेरे पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं है और सोच रहा है मेरे पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन मैं नहीं कर पाऊंगा, गणित में मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं अंग्रेजी नहीं सीख पाऊंगा, तो भैया कभी नहीं सीखेगा। बच्चा कभी सीखेगा नहीं, सीखेगा। उन चीजों से दूर भागेगा, वो उन चीजों से दूर भागेगा और ऐसा करना उसके भविष्य के लिए क्या होगा, भविष्य में सीखने की संभावना को कम कर देगा, सीखने की संभावना को कम कर देगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं साथियों आगे, भाग 2 सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन, चलिए प्रश्न नंबर 31। चलिए कह रहा है वीर शैववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है, किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, जरूर इसको एक बार देखिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला प्रश्न है। कह रहा वीर शैववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। कह रहा वासवन्ना से, अलम्मा प्रभु से, या चोख मेला से, या अकम्मा देवी से, या अकम्मा देवी से। सही विकल्प आपको चुन करके इसका उत्तर देना है कि वीर शैववाद निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है, निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए वासव वन्ना से जुड़ा हुआ है, अलम्मा प्रभु इससे जुड़े हुए हैं, और अकम्मा देवी इससे जुड़े हुए हैं। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा बी और डी, ए बी और डी। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा तमिल क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सूची दी गई है और उनके व्यवसाय यहां दिए गए हैं। इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। इसमें आपको क्या करना है साथियों, मिलान करना है। तो बताइए, कह रहा वेल्लार, उड़वार, अदमई, या गृहपति, या गृहपति। तो बताइए कौन सा सही उत्तर होगा। तो देखिए जो वेल्लार किसको कहा गया, जो बड़े भूमि स्वामी थे उनको क्या कहा गया, वेल्लार कहा गया। और कहा किस क्षेत्र के थे, ये केरल, ये क्या कहा, तमिल क्षेत्र के थे, यानी केरल, यानी कहाँ के थे, केरल के थे। अब कह रहा है उड़वार किससे संबंधित थे, ये आपके साधारण हलवाहे थे। जो साधारण हलवाहे थे उनको क्या कहा गया, उड़वार कहा गया। अधिमई, जो अधिमई थे इनको क्या कहा गया, भूमिहीन मजदूर को अधिमई कहा गया। गृहपति जो स्वतंत्र कृषक थे, जो स्वतंत्र कृषक थे, ऐसा मान के चलिए जो इनके पास अपने घर थे, स्वतंत्र थे, तो वह क्या कहलाते थे, गृहपति कहलाते थे। तो ए का हो गया साथियों थर्ड, ए का थर्ड। तो देखिए ए का, ए सी और डी तो होगा नहीं, ए का थर्ड पहले में है। बी का आ जाइए, बी का देखते हैं 4, बी का 4। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी, सही उत्तर बी। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं साथियों। चलिए प्रश्न नंबर है आपके सामने 33। प्राचीन काल में सिल्क रूट, प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द संबंधित है। जो सिल्क रूट शब्द है यह किससे संबंधित है। कह रहा चीन से दूर देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग। बिल्कुल यही सही हो जाएगा साथियों। प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर है ए। जो चीन से दूर, जो चीन के व्यापारी थे, दूर देशों में कपड़े को ले जाने वाला व्यापारियों का जो यात्रा मार्ग था वही सिल्क रूट कहलाता था। उसी को क्या कहते थे, सिल्क रूट कहते थे। प्रश्न नंबर आपके सामने है 34। प्रश्न नंबर 34 चलिए देखते हैं। कह रहा 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकरों यानी रथ निर्माताओं, रथकरों यानी रथकर यानी जो रथ का निर्माण करते थे की स्थिति पर विचार करिए। उन्हें क्या कहा, उन्हें कह रहा है कि बादामी चालुक्य से संबंधित थे, नंदी बसवेश्वर से, या
वेलुम व पट्टी से या उड़ई कोडन उद्यार थे। तो किससे संबंधित है? उड़ई कोदन उद्यार से संबंधित थे। सही उत्तर 34 का डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई सिंधे आलोचना की है किसको? याद रखिएगा, ताराबाई सिंधे की जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, डायरेक्ट छोटा प्रश्न बन सकता है। अब देखिए, कह रहा पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना इन्होंने की है। पुरुषों और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतरों की तुलना इन्होंने की है। तो इन्होंने जो ताराबाई सिंधे हैं, इनकी जो पुस्तक स्त्री पुरुष है, इन्होंने जो तुलना किया है साथियों, इन्होंने जो तुलना की है, ये तुलना की है पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों को। पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की तुलना इसमें की है, ये प्राकृतिक अंतरों की तुलना नहीं की है। तो केवल और केवल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और खास करके उन महिलाओं के जो उस समय की जो बड़े घरानों की जो महिलाएं होती थी, बड़े घरानों की जो महिलाएं होती थी, जैसे मान लीजिए कहने के लिए जैसे ठाकुराइन, लेकिन ठाकुराइन तो है, लेकिन उन घर में, उस घर में उनका क्या मान है वो तो वही जानती थी, क्या मान है। तो इसलिए ये कह रहा है सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? केवल और केवल ये हो जाएगा, पुरुषों और महिलाओं के बीच जो सामाजिक अंतर है उसको दर्शाया गया है स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक में। और यह पुस्तक किसका है? ताराबाई सिंधे का, ताराबाई सिंधे का। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरियार वार अंडाल या तोंडर डी पोड्डी अलवार और नामालवार के गीतों का संकलन किया गया है? के गीतों का संकलन किया गया है। अब देखिए पेरियार वाल, तो ये साथियों ये संबंधित है, याद रखिएगा, ये आपके संबंधित है किससे? ये विष्णु जी की आराधना से संबंधित है। ये कौन थे? विष्णु भक्त थे। ये कौन थे? विष्णु भक्त थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो पेरियार, इन्हीं को क्या कहे? विष्णु भक्त। अब कह रहा कि इनकी जो पुस्तक है, इनका जो संगीत है ना, वह इनके गीतों का जो संग्रह है वह किसमें संग्रहित है? दिव्य प्रबंधम में। किसमें संग्रहित है साथियों? दिव्य प्रबंधम में संकलित है। तो प्रश्न नंबर 36 का सही जवाब होगा ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है? कह रहा नियमित कर नहीं है। तो देखिए, फसल पर नियमित कर, चरवाहों पर नियमित कर, शिल्पकार पर नियमित कर, लेकिन परिवार पर लगाया जाने वाला कर यह नियमित कर नहीं है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 38, जातियों और औपनिवेशिक शासक के बारे में कथनों को पढ़िए और इस पे आधारित उत्तर दीजिए। कह रहा आरक्षित वन निजी अधिकार या विशेषाधिकार या तो पूरी तरह से प्रतिबंधित थे या उनमें केवल कड़ी शर्तों के तहत अनुमति दी जाती थी। बिल्कुल सही बात है। यानी उस समय की बात कर रहा है जब वन क्या थे? आरक्षित थे, आरक्षित वन थे। यानी उसमें वह किसी राजा के तहत क्या थे? आरक्षित थे। जैसे मान लीजिए सुरक्षा घेरे में, ऐसे मान लीजिए कि सुरक्षा घेरे में थे, तो उसमें निजी अधिकार या विशेषाधिकार या तो पूरी तरह से क्या थे? प्रतिबंधित थे। उसमें किसी का निजी अधिकार नहीं था और ना ही किसी का विशेषाधिकार था। या पूरी तरह से या तो क्या थे? प्रतिबंधित थे, या उनमें केवल कड़ी शर्तों के तहत अनुमति दी जाती थी। कड़ी शर्तों के तहत अनुमति दी जाती थी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बी। बी कह रहा है कि संरक्षित वन जहां सरकार ने स्थानीय आबादी या निजी व्यक्तियों को कुछ अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी थी, कुछ अनुमति दी थी। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा साथियों? दोनों के दोनों क्या है? सही है। दोनों के दोनों क्या है? विकल्प सही है। ए और बी दोनों सही हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया है? श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया। कह रहा मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। मानवता की एक भाषा, एक धर्म या एक ईश्वर है। मानवता की एक भाषा, एक जाति, एक ईश्वर है। या मानवता का एक धर्म और एक ईश्वर है।
एक धर्म या एक ईश्वर है। तो श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया नारा इनमें से कौन सा है? श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया नारा इनमें से कौन सा साथियों? कि इन्होंने कहा कि मानवता की जो मानवता है इसकी एक ही जाति है, मानवता की एक ही जाति है, मानवता का केवल एक ही धर्म है और एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर है। तो 39 का सही उत्तर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, आइए देखते हैं निम्न में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? स्वाभिमान आंदोलन इनमें से किसने शुरू किया था? ईवी रामास्वामी पेरियार ने, या श्री नारायण गुरु, या बी.आर. अम्बेडकर, या स्वामी विवेकानंद, या स्वामी विवेकानंद। तो याद रखिएगा स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया गया था ये ईवी रामास्वामी, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 40 का ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41। नीचे दिए गए ABCD कथन को पढ़ना है, इस पे आधारित उत्तर देना है। कह रहा 19वीं शताब्दी में नए शहरों में मजदूरी की मांग बढ़ी थी। बिल्कुल 19वीं शताब्दी में ये नए शहरों में मजदूरों की मांग क्या है? बढ़ी थी, मजदूरी की मांग बढ़ी थी। कह रहा गांवों और कस्बों में अपेक्षाकृत धनी लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाने लगे। अब देखिए जो गांव में जो कस्बों से गांव और कस्बों से जो अपेक्षाकृत धनी लोग थे वे शहरों में मजदूरी करने के लिए जाने लगे। जो धनी व्यक्ति हैं वो कहाँ मजदूरी करता है भाई? ये कह रहा मजदूरी करने जाने लगे। बी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आगे, हालांकि नए स्थानों पर काम की दशाएं कठोर थी। हालांकि नए स्थानों पर जाकर के काम करना वहां एक कठिन समस्या थी, लेकिन फिर भी निचली जातियों के लोग सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे से छूट निकलने का यह क्या था? एक मौका था। बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ए और सी सही है, ए और सी सही है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 42। कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन कर रहा था? कौन था? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी। कौन थे कि कृष्ण के सारथी के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में क्या कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे। किसके? राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे थे। कौन? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी जी। प्रश्न नंबर 43। ए तथा बी को पढ़िए, इस पे आधारित उत्तर दीजिए। कह रहा औरंगजेब ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी कर दिया कि कंपनी अब से भारत में क्या करेगी? शुल्क मुक्त व्यापार करेगी, यानी उसके व्यापार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। कंपनी अधिक रियायतें नहीं चाहती थी। कह रहा कंपनी अधिक रियायतें नहीं चाहती थी और मौजूदा विशेषाधिकारों को हेर फेर करने का कोशिश नहीं करती थी। बिल्कुल ये बात क्या है? गलत है। कंपनी तो चाहती थी कि जो अधिक से अधिक रियायतें चाहती थी कि अधिक से अधिक रियायतों पर कंपनी का कब्जा हो जाए और मौजूदा विशेषाधिकार जितने अधिकार उसको मिले थे वह उसको बढ़ाने के चक्कर में ही लगी रहती थी। तो ये सही और बी गलत होगा। ए सही और बी गलत होगा। प्रश्न नंबर आपका ये हो गया प्रश्न नंबर 43 का डी। प्रश्न नंबर 43 का डी। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 44। कह रहा कौन से भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में सही है? इनमें समुदायों को जो कि भारत के सबसे बड़े अनुपात को संगठित करते हैं उनके मतदान के अधिकारों को अंगीकृत किया गया था। कह रहा है कि भारतीय संविधान में उन समुदायों को जोड़ा गया जो भारत के सबसे बड़े बड़े अनुपातों को संगठित करते थे। उनके मतदान के अधिकार को अंगीकृत कर लिया गया। उनके मतदान के अधिकार को क्या किया गया? अंगीकृत कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। ऐसा नहीं है। आगे, इनमें सभी नागरिकों को कानून की नजर में समान माना गया है। बिल्कुल भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को कानून की नजर में क्या माना गया है?
समान माना गया है। अब रियलिटी में भले ही ना हो, लेकिन संविधान में ऐसा माना गया है। आगे देखते हैं, इनमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। बिल्कुल आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी और सी। बी और सी किस ऑप्शन में है? बी में है। तो प्रश्न नंबर 44 का बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 45, सौर मंडल के संदर्भ में सही कथन क्या है? कह रहा सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रह सौर मंडल बनाते हैं। बिल्कुल यहाँ तक तो भाग है कि सूर्य और उसके 8 ग्रह क्या हैं? बनाते हैं। हो सकता है इससे भी अच्छा कोई ऑप्शन हो। कह रहा सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह। अब देखिए यहाँ पे सूर्य 8 ग्रह, इनके उपग्रह और क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड सौर परिवार बनाते हैं। सौर परिवार बनाते हैं। कह रहा सूर्य 10 ग्रह। अब देखिए यहाँ कह रहा 10 ग्रह। 10 ग्रह है क्या? नहीं है। सूर्य और ग्रह सौर मंडल का निर्माण करते हैं। नहीं, सही उत्तर आपका बी, 45 का बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 46, नीचे दिए गए ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कह रहा प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। और कह रहा प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ, प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। ऐसा नहीं है, देशांतर के साथ नहीं लिखा जाता है, जबकि अक्षांश के साथ उत्तर और दक्षिण लिखा जाता है। केवल और केवल एक सही है। प्रश्न नंबर 46 का 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 47, अभिकथन दिया है। कह रहा उष्ण कटिबंध सर्वाधिक गर्मी पाता है और वर्ष भर गर्म रहता है। बिल्कुल उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध क्या करता है? उष्ण कटिबंध सर्वाधिक गर्मी पाता है और वर्ष भर यहाँ पर क्या होती है? गर्मी पड़ी रहती है। मान लीजिए 0 डिग्री लिखा, और ये इसके बीच का ये जो क्षेत्र है ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कह रहा है कि सर्वाधिक गर्मी पाता है, वर्ष भर गर्म रहता है। बिल्कुल वर्ष भर गर्म रहता है। कारण दिया है क्यों ऐसा होता है। कारण दिया है कि ऐसा क्यों होता है। कह रहा कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन के मध्य सूर्य सिर पर रहता है। कम से कम वर्ष में एक बार दिन के मध्य में यहाँ पर क्या रहता है? सूर्य रहता है, सिर पर रहता है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये वर्ष भर क्या होते हैं? गर्म रहते हैं। यानी सूर्य का प्रकाश यहाँ सीधा पड़ता है, इसलिए वर्ष भर ये क्या रहते हैं? गर्मी पाते हैं, अधिक गर्म रहते हैं और वर्ष भर गर्म रहते हैं। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है। सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। सही उत्तर ए। चलिए प्रश्न नंबर 48, कथन पढ़कर दिए गए। अब देखिए पहला आपका कथन दिया है, विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भित बिंदु है। विषुवत रेखा जिसको क्या? 0 डिग्री रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। विषुवत रेखा जिसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा। यह क्या है? पहले कथन में कह रहा है विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण संदर्भित बिंदु है, दर्शाई गई बिंदु है। ठीक है। कारण किस लिए महत्वपूर्ण है विषुवत रेखा? ये कारण दिया है। विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, क्योंकि विषुवत रेखा क्या करती है? पृथ्वी को 2 भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो कौन बांटता भाई? विषुवत रेखा। 0 डिग्री रेखा ही पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो क्या हो जाएगा? ए और 2 दोनों तो सत्य हैं। पहला भी सत्य है, विषुवत रेखा ग्लोब पर महत्वपूर्ण बिंदु स्थान रखता है, और विषुवत रेखा क्या करता है? पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। इसलिए विषुवत रेखा क्या है? महत्वपूर्ण स्थान रखता है ग्लोब पर। तो कारण भी क्या है? सही है, और व्याख्या भी कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो इसलिए सही उत्तर ए। देखिए बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49।
कह रहा अगर भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंपी तरंगे दूर दिशाओं में जाती हैं। निम्न विकल्प में से भूकंप को समझने में सहायक होंगे कौन? कह रहा उद्गम केंद्र, भूकंप लेखी और प्लेट सीमा। आगे कह रहा यस तरंगे जिसको अनुपस्थ तरंगे कहते हैं, निकास यानी वेंट जहां से निकला जो मेटल। कह रहा पी तरंगे या गैस रिएक्टर। तो क्या होना चाहिए इसको समझने के लिए? देखिए उद्गम केंद्र का पता होना चाहिए, भूकंप लेखी होना चाहिए और स्लेट सीमा का पता होना चाहिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50। अभिकथन दिया है और आपका इस पे कारण दिया है, अभिकथन और कारण दिया है। चलिए देखते हैं। कह रहा सजीव और उनके चारों ओर के वातावरण का परस्पर संबंध पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। बिल्कुल सही बात है। चारों ओर का वातावरण किसका निर्माण करता है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। जैसे हम खड़े हैं, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं ये सभी क्या हैं? हमारे पर्यावरण को दर्शा रही हैं, पर्यावरण का निर्माण कर रही हैं। ठीक है। कह रहा सभी पौधे, पशु, मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल सभी पौधे, पशु, मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण पे ही तो निर्भर रहते हैं, और कहाँ निर्भर रहते हैं? अब देखिए कह रहा ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या करता है। देखिए क्या ऐसा कर रहा है, क्या व्याख्या कर रहा है? सजीव और उनके चारों ओर वातावरण परस्पर संबंध स्थापित करते हैं और पारिस्थितिकी कहलाते हैं। सभी पौधे, पशु, मनुष्य अपने चारों ओर, दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों सत्य हैं, लेकिन व्याख्या तो नहीं कर रहा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51। पर्यावरण के क्षेत्रों का मिलान करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, आ जाइए। करा स्थल मंडल, वायुमंडल, जयमंडल और जल मंडल। तो देखिए स्थल मंडल पर क्या क्या चीजें होती हैं, स्थल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? वैसे तो मान लीजिए जल समूह जैसे नदियां, झीलें सभी स्थल पर का ही भाग है, लेकिन कह रहा स्थल मंडल में स्पेशली क्या क्या चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। तो देखिए स्थल मंडल पे क्या? धातु और चट्टानें। वायुमंडल में हवा की विभिन्न गैसों से निर्मित तह होती है, वायुमंडल कहलाती है। जैवमंडल क्या होता है? जीव जिसमें होते हैं जैसे पौधे और जीव। जल मंडल जल समूह जैसे नदियां, समुद्र, झील आदि। तो देखिए ए का आपका हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड किसमें है साथियों? तीसरे में है। ए का थर्ड तीसरे में, सही उत्तर आपका सी। चलिए आगे प्रश्न नंबर 52। वायु में मौजूद गैसों में ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। आगे वायु विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है, वायु के विषय में कथन बताइए। पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन लेते हैं? नहीं, पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। पौधे जड़ों के माध्यम से मिट्टी से वे क्या करते हैं और नाइट्रोजन लेते हैं। हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बिल्कुल हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हीलियम, आर्गन और ऑक्सीजन गैस वायु में प्रचुर मात्रा में नहीं, हीलियम, आर्गन और ऑक्सीजन वायु में प्रचुर मात्रा में नहीं है। ऑक्सीजन तो है लेकिन हीलियम और आर्गन ये प्रचुर मात्रा में नहीं है, क्योंकि वायुमंडल में सिर्फ दो ही गैसें प्रचुर मात्रा में है। एक तो है नाइट्रोजन, एक है आपका नाइट्रोजन जो वायुमंडल में कितने परसेंट है? 78%। और दूसरा ऑक्सीजन ये कितना है आपका? 21%। यानी 99% तो यही दोनों गैसों का राज है, सिर्फ 1% में हीलियम और आर्गन और ये तमाम गैसें आती हैं। तो सही उत्तर आपका क्या क्या हो जाएगा? बी कह रहा छोटे छोटे धूल कण वायु में मौजूद रहते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे धूल के कण वायु में मौजूद रहते हैं। रोड पे चलते हैं तमाम धूल के कण देखते हैं, शाम तक अगर घर पहुंचे तो एकदम सारे कपड़े क्या हो जाते हैं? धूलमय हो जाते हैं। तो बी और डी सही हो जाएगा। कौन कौन सा? बी और डी सत्य है, ए और सी असत्य। सही उत्तर आपका ए और सी असत्य और बी और डी सही उत्तर आपका सी। आगे बढ़ते हैं। शहरों और गांवों की अपेक्षा तापमान रहता है। कह रहा शहरों में गांवों की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है, क्यों रहता है? कह रहा कंक्रीट और धातु निर्मित भवन दिन में गर्म हो जाते हैं, बिल्कुल गर्म हो जाते हैं। कह रहा है एसल्फेट निर्मित सड़कें
गर्म हो जाती हैं, बिल्कुल गर्म हो जाती हैं। कह रहा है भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म हवा को रोक लेते हैं, बिल्कुल रोक लेते हैं। शहर में अधिक खुले स्थान और पेड़ होते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी सही ए बी और सी सही है, ए बी और सी सही है, पहले ऑप्शन में है। तो 54 का ए, 54 का ए। चलिए नेक्स्ट आते हैं 55। कह रहा लौह मिलान करना है, लौह खनिज, जीवाश्म ईंधन, अधात्विक खनिज और लौह खनिज, अलौह खनिज। तो बताइए लौह खनिज इनमें से कौन सा है, जीवाश्म ईंधन कौन सा है, अधात्विक खनिज इसमें से कौन सा है, या अलौह खनिज कौन सा है। तो देखिए अलौह जो लोहा नहीं है, तो लोहा नहीं है तो क्या है, शीशा है, लोहा नहीं है तो क्या है, देखिए शीशा है। तो डी का क्या हो जाएगा, सेकंड, डी का सेकंड। देखिए किस ऑप्शन में है, इसमें डी का थर्ड, इसमें डी का फर्स्ट, इसमें डी का फोर, डी का सेकंड किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। तो सही हो जाएगा आपका क्या उत्तर, सी हो जाएगा। इसमें ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं थी। लौह खनिज क्या, जो मैगजीन होता है, जो सॉरी मैग्नीज जो होता है, क्या होता है, लौह खनिज होता है, ये क्या होता है, लौह खनिज। और जो जीवाश्म ईंधन इसको क्या कहते हैं, कोयला, कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है। पढ़े हुए हैं कि बहुत करोड़ों वर्षों तक और जो है जीवाश्म ईंधन, जैसे मान लीजिए कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन है। पेड़ पौधों और जीवों के सड़ने से, जम जाने से इनका निर्माण हुआ है। तो कोयला क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज इसमें क्या हो जाएगा, चूना पत्थर। तो सही उत्तर आपका सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56। वन्य जीव संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्य या गतिविधियां आवश्यक है। कह रहा वनों की कटाई और मृदा अपरदन। और वन्य जीव को संरक्षित करना है तो वनों को काट दीजिए, तो जीव कहाँ जाएंगे, वन में रहने वाले तो गायब हो जाएंगे, संरक्षण कहाँ होगा, ये आपका हो जाएगा गलत। दावानल यानी जंगल की आग और ये गतिविधि कह रहा है कि आवश्यक है। जंगल में खूब आग लगे, हर साल आग लगे तो जीव रहेंगे, मर जाएंगे जल के, खत्म। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य या निर्माण कार्य और शिकार को बढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वनों का संरक्षण किया जाएगा, तभी इसके माध्यम से वन संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। सही उत्तर 56 का सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57। बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के तरीकों पर सही विकल्प पर ध्यान का चयन कीजिए। कह रहा उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, अगर बढ़ती जनसंख्या है, उसकी मांग को पूरा करना है तो फसल को कैसा होना चाहिए, फसल को भी अधिक होना चाहिए, फसल भी अधिक होना चाहिए। सही है। कह रहा बोए गए क्षेत्र के में विस्तार करिए, और जो बोए जाने वाले क्षेत्र है, जो कृषि योग्य भूमि है, उसमें विस्तार किया जाए। वर्षा निर्भर कृषि किया जाए, कृषि तभी की जाए जब वर्षा हो, ऐसा है, ये गलत ऑप्शन है, ऐसा नहीं, तब तो जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या का पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे। कह रहा कृषि का मशीनीकरण, बिल्कुल कृषि का मशीनीकरण होना चाहिए, तब हम अधिक से अधिक अन्न उत्पादित कर पाएंगे और जो बढ़ती जनसंख्या को क्या कर पाएंगे, अनाज की पूर्ति कर पाएंगे। तो कौन कौन सा ए, बी और डी सही है, ए, बी और डी सही है, सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। चलिए प्रश्न नंबर 58। निम्न में से कौन सा पूर्वाग्रह की संकल्पना को समझने के लिए उपयुक्त उदाहरण होगा। पूर्वाग्रह संकल्पना समझ रहे हैं ना, किसी के बारे में पहले से ही उसकी एक धारणा बना देना कि ये तो बहुत भौकाल मारता है, बहुत घमंडी है, बिना बातचीत किए ही, तो ये होता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह एक बना लेना, तो लोग एक दूसरे को करा बराबरी या सम्मान रूप से देखते हैं, तो ये कहाँ भाई पूर्वाग्रह होगा क्या, ऐसा लोग सोचते हैं क्या। आगे देखते हैं, लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देखते हैं, लोग अन्य लोगों को क्या करते हैं, नकारात्मक रूप से देखते हैं, और लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। तो हमको पूर्वाग्रह की संकल्पना को समझाने के लिए, तो लोग एक दूसरे को सम्मान करेंगे, कह रहा ये होगा क्या, या श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना, या श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना से लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, तो पूर्वाग्रह का हम अनुमान लगा लेंगे। तो ये बिल्कुल ये भी सही है और ये भी आपका सही है, यानी बी और डी आपका क्या हो जाएगा, सही। बी और डी सही, सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, सही उत्तर हो जाएगा क्या, डी। पूर्वाग्रह ऐसे समझिए, कोई अच्छा सोचता है क्या, कोई अच्छा सोचता है क्या, कोई अच्छा सोचेगा क्या, समान बराबरी रूप से लोग अगर एक दूसरे को देख रहे हैं तो पूर्वाग्रह का अनुमान कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, बी और डी सही, ए और सी गलत। आगे
कौन से कारक क्षेत्र की चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रश्न पे थे हम लोग? एक आ गई थी यहां पर मधुमक्खी छत्ता लगाने अपना, उसको इतना बड़ा बोर्ड नहीं दिख रहा, देखिए नेक्स्ट कर दी थी। आते हैं साथियों प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक क्षेत्र की विविधता पर प्रभाव डालते हैं? कह रहा भिन्न भिन्न विविधता पर प्रभाव डालते हैं। किस पर? विविधता। कारक क्षेत्र की विविधता पर प्रभाव डालते हैं। विविधता समझ रहे हैं ना? जैसे एक ही स्थान पर कई क्षेत्रों के लोग, यानी अलग अलग क्षेत्रों के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग, जैसे मान लीजिए एक ही कोई स्थान है, जैसे मान लीजिए लखनऊ, और लखनऊ में बिहार के लोग भी आ गए, दिल्ली के लोग भी आ गए, मुंबई के लोग भी आ गए, केरल के लोग भी आ गए, तमिलनाडु के लोग भी आ गए, तो ये किसको दर्शाएगा? विविधता को। चलिए वही प्रश्न कह रहा है, कह रहा भिन्न भिन्न खान पान और कपड़ों की आदतें यह विविधता पर प्रभाव डालेंगे, या समान धर्मों का पालन। अगर व्यक्ति समान धर्म, एक ही धर्म का पालन कर रहा है तो इसमें विविधता कहाँ दर्शाएगा? ये तो एक ही धर्म के लोगों को दर्शाएगा। ये हो जाएगा बी आपका तो गलत है। अब देखिए जहां बी होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऐसे ही बी आप जहां होगा ऑप्शन गलत होगा। चलिए देखिए सी और बी गलत हो गया, सी और बी क्या हो गया? गलत हो गया। बचे हैं दो ऑप्शन, केवल ए और सी। कह रहा लोगों द्वारा अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में सामंजस्य बैठाना यह किसको दर्शाएगा? तो क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका हो जाएगा सही, कि लोग द्वारा अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में, अलग अलग भौगोलिक स्थितियों को अपने अंदर क्या कर रहे हैं? अपने आप को ढाल रहे हैं, सामंजस्य बैठा रहे हैं, तो ये भी होगा सही। तो ए और सी सही हो जाएगा। लिखो भाई, लिखो, तुम ही लिखो, ए और सी सही। क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार का कार्यकारी जो प्रमुख होता है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल। आगे, भारत द्वारा निम्न में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है? भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया? कह रहा राष्ट्रपति एवं एकात्मक सरकार, संघीय एवं संसदीय एवं संघीय सरकार भारत की सरकार है। भारत की सरकार कैसी है? यह संसदीय है एवं संघीय है, एकात्मक नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, संसदीय एकात्मक नहीं है, एकात्मक तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 62। कह रहा भारत में कुल किसानों में लगभग हर पांचवें में से 4 बड़े किसान हैं। हर भारत में कह रहा है कुल किसानों में से लगभग हर पांचवें में से जो 4 किसान हैं वे बड़े किसान हैं। हर पांचवें में से 4 किसान क्या हैं? बड़े किसान है। बताइए, हर पांचवें में से 4 बड़े किसान नहीं है, हर पांचवें में से 4 छोटे किसान हैं। 4 छोटे किसान हैं, तो पहला गलत। भारत में किसानों को जब अपेक्षाकृत पैदावार नहीं मिलती तब वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। छोटे किसान अपनी ऋण संबंधी जरूरतों के लिए मुख्यतः बैंकों पर आधारित। अरे भाई छोटा किसान है, उसको ऋण कहाँ मिलेगा? उसको ऋण कहाँ मिलेगा? तो ऋण जब भूमि ही छोटी है उसके पास, तो मुख्यतः ऋण के लिए किस पर? बैंकों पर आधारित होगा। नहीं, वह कहाँ? गांव के जमींदारों पर आधारित होते हैं। तो सही उत्तर आपका केवल और केवल बी हो जाएगा, सी भी आपका गलत। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में 60% परिवार खेतीहर मजदूरों के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल खेतीहर मजदूरों के रूप में काम करते हैं। गांव में सीमित आय उपार्जन के अवसरों को चलते खेतीहर मजदूर दूरवस्थी स्थानों पर क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। किसानों से नियमित रोजगार की चाहत में खेतीहर मजदूर बाजार में प्रचलित वेतन से कम वेतन स्वीकार करते हैं। प्रचलित से क्या करते हैं? कम वेतन स्वीकार करते हैं। तो बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर क्या होगा? आगे एक बार इधर देख लेते हैं। कह रहा भारत में 60% परिवार खेतीहर
मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं या गांव में सीमित आय उपार्जन के अवसरों के चलते खेतिहर मजदूर दूरवर्ती स्थानों पर प्रवेश करते हैं। बिल्कुल ये सही है, बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। किसानों से नियमित रोजगार की चाहत में खेतिहर मजदूर बाजार में प्रचलित वेतन से कम वेतन स्वीकार करते हैं। बिल्कुल ये भी क्या है, सही है। तो बी और सी सही है, ये गलत है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64, किसी देश में प्रजातंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है नियमित रूप से चुनाव का आयोजन किया जाए। बिल्कुल सही बात है। अगर प्रजातंत्र की मजबूती चाहिए तो नियमित रूप से चुनाव होने चाहिए। कह रहा निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी हो। बिल्कुल, निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी हो। जागरूक जनमत हो। जनमत कैसा हो, जागरूक हो। समर्पित नौकरशाही हो। जो अधिकारीगण है नौकरशाही, वह किसके प्रति समर्पित हो, सरकार के प्रति समर्पित हो। सरकार के प्रति समर्पित हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये सरकार के प्रति समर्पित होंगे, तो प्रजातंत्र की मजबूती नहीं होगी। तो सही उत्तर ए, बी और सी, ए, बी और सी सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक में स्त्रियों के चित्र गृहिणियों एवं घरेलू सहायिकाओं यानी मेड के रूप में, दाई के रूप में तथा पुरुषों के चित्र अभियंताओं एवं पायलटों के रूप में, इस तरह का चित्र संभावनीय रूप से बढ़ावा देगा। किसको? ऐसा दर्शाया गया है कि जो औरतें हैं वे दाई का काम करती हैं, मेड हैं, क्या है, मेड हैं, और वे क्या है, गृहिणी हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ घर का काम कर सकती हैं, ऐसा दर्शाया गया है। जबकि पुरुषों को अभियंता यानी इंजीनियर दर्शाया गया है और उन्हें पायलट के रूप में दर्शाया गया है। यह किसको बढ़ावा दे रहा है? कह रहा जेंडर सशक्तिकरण को, जेंडर नाटकीकरण को, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा बनाने को, या जेंडर समरूपता को नहीं, जेंडर समरूपता को नहीं। अगर जेंडर समरूपता को दर्शाता तो यहाँ पर स्त्रियों को भी पायलट के रूप में दर्शाता, स्त्रियों को भी अभियंता के रूप में दर्शाता, तो समरूपता तो नहीं होगा। यह किसको दर्शा रहा है? जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा, यानी पहले से ही धारणा ये ऐसी है, अनुमान। जैसे देखिए पूर्वाग्रह, दो शब्द आते हैं आपके, एक आता है आपका पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह, और रूढ़िबद्ध धारणा, रूढ़िबद्धता। दो शब्द आपके सामने है, पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता। देखिए अंतर क्या है। जो पूर्वाग्रह है यह किसी के बारे में पहले से अनुमान लगा लेना, पहले से अनुमान लगा लेना और इसी पूर्वाग्रह को ठोस रूप दे देना, वही रूढ़िबद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? रूढ़िबद्ध, यानी सिर्फ और सिर्फ यही कर सकते हैं, यानी औरतें सिर्फ खाना बना सकती हैं, वे कंपनी में काम नहीं कर सकती। ये क्या है? ये तो पूर्वानुमान था, लेकिन इसी को सार्थक रूप दे देना, ये क्या? रूढ़िबद्धता हो जाती है। तो सही उत्तर आपका सी। चलिए प्रश्न नंबर 66, निम्न कथनों को पढ़िए और इस पर आधारित उत्तर दीजिए। चलिए, कह रहा सभी लोकतांत्रिक देशों से उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, उनके पास संविधान जरूर होगा। बिल्कुल, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं ऐसा उम्मीद होना चाहिए, ऐसा उम्मीद की जा रही है कि उनके पास क्या है, उनके पास संविधान जरूर होगा। दूसरा कथन कह रहा है ये आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जिनके भी पास अपने संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक होंगे। बिल्कुल ये बात भी क्या है? सही है। ये बात भी क्या है? सही है। तो क्या है? ए और बी दोनों सही है। 66 प्रश्न नंबर कह रहा है, तो क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? ए और बी दोनों सही है। ऐसा आवश्यक तो नहीं है ना जिसके पास संविधान हो वह राजतंत्र ना हो, प्रजातांत्रिक देश हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि राजतांत्रिक देशों के भी अपने क्या है? संविधान होते हैं, अपने संविधान होते हैं, अपना कानून होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 67 कि भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द
का उपयोग किया गया है। किस शब्द का? भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत राज्यों का संघ है। 67 का बी हो जाएगा। चलिए, निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? न्यायाधीश प्रस्तुत प्रमाणों, न्यायाधीश क्या करता है? प्रस्तुत प्रमाणों चलिए थोड़ा सा कष्ट के लिए खेद है, क्योंकि यहां पर एक चलती फिरती मक्खी भी काम कर रही है, जो थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है आपको और मुझको भी। आकर के लिख दे रही है, देखिए अभी तक गायब कर दी पूरा पीडीएफ ही। तो थोड़ा सा चलिए आगे साथियों, प्रश्न नंबर आपका है 68। कह रहा निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? न्यायाधीश प्रस्तुत प्रमाणों कानून के अनुसार तय करते हैं कि आरोपी निर्दोष है, या न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से और खुली अदालतों में मुकदमे का संचालन करते हैं। बिल्कुल न्यायाधीश करते हैं। जिन मुकदमों में जनता का अंतर विवेक हिल जाता है उन पर न्यायाधीश शीघ्र ही निर्णय सुना देते हैं। ऐसा नहीं है। क्या हो जाएगा आपका सही? आपका प्रश्न नंबर 68 का सही क्या हो जाएगा साथियों? ए और बी दोनों सही है, सी गलत है। ए और बी दोनों सही और सी गलत है। सी गलत है। ऐसा नहीं है कि न्यायाधीश ने सुन लिया कि किसी की हत्या हो गई और जो जनता है उनका मन क्या हो गया? एकदम द्रवित हो गया, उसके प्रति दया भाव आ गया और एकदम से गए अदालत में, वो लगे करुणामय तरीके से विलाप करने, तो उससे द्रवित होकर के जज कहेंगे चलो आज तुम्हारा आज ही फैसला कर देते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 69। शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही है। अधिकतर सामाजिक न्याय संबंधी कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। मौलिक अधिकारों से हुआ है। चलिए अब इस पे आधारित प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, ए और दोनों सही हैं। ए क्या करता है? बी की सही व्याख्या करता है, बी सही व्याख्या करता है ए की। चलिए, भोपाल गैस त्रासदी के उदाहरण को लेकर की जाने वाली चर्चा निम्न मुद्दों पर ज्यादा संभावना है। कह रहा निम्न स्तरीय सुरक्षा उपाय वहां थे, कीटनाशकों का उत्पादन हो रहा था इसलिए ज्यादा लोगों को जो है नुकसान किया, उद्योगों में लागत में कटौती हो रही थी, या मजदूरों को मुआवजा दिया गया, या मजदूरों को क्या दिया गया? मुआवजा दिया गया। तो बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये आपका साथियों, ये आपका प्रश्न नंबर 70 कह रहा कि निम्न स्तरीय सुरक्षा उपाय थे। बिल्कुल निम्न स्तरीय सुरक्षा उपाय थे, बी तो नहीं होगा। निम्न स्तरीय सुरक्षा उपाय के कारण इस पे अगर मुद्दों को भोपाल गैस त्रासदी को उदाहरण को लेकर जाने वाली चर्चा निम्न में से किन मुद्दों को स्थान मिलेगा? ज्यादा संभावना है कि किस पर ज्यादा चर्चा हो सकती है, किस पर ज्यादा चर्चा हो सकती है। तो देखिए क्या कह रहा? कीटनाशकों का उत्पादन नहीं, ये तो नहीं होगा। उद्योगों में लागत में कटौती और मुद्दों नहीं मजदूरों को मुआवजा देना। तो सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71, निम्न में से कौन से कथन सामाजिक विज्ञान अध्ययन के बारे में अति उपयुक्त है? कह रहा विचार रहन सहन और सांस्कृतिक प्रथाओं के अंतरों की भिन्नताओं का सामना करना सीखने के लिए। बिल्कुल सही। अतीत के संबंध में गर्व और विषाद की भावना पैदा करना नहीं, ऐसा नहीं करना। समाज के एक सक्रिय उत्तरदायी और चिंतनशील सदस्य के रूप में विकसित होने के लिए, यह समझने के लिए कि हम जिस समाज में रहते हैं उसकी संरचना और संबंध कैसे होता है तथा उसे कैसे शासित किया
जाए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही इसमें से? देखिएगा ये बी वाला है साथियों गलत, तो जिसमें बी होगा वो ऑप्शन गलत। पहले में बी, दूसरे में बी और चौथे में भी बी है, इसलिए सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। ए और आर अभी कथन दिया है। ए, सामाजिक विज्ञान में उपयोगितावाद लोकाचार से समतावाद के लोकाचारों की तरफ स्थानांतरित होना अति आवश्यक है। बिल्कुल अति आवश्यक है, ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। सामाजिक विज्ञान परंपरागत तौर पर विकासात्मक समस्याओं पर केंद्रित है, जो कि महत्वपूर्ण है, परंतु समानता, न्याय और गरिमा से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल ए और आर दोनों सही हैं, और ये क्या करता है साथियों? व्याख्या, आर सही व्याख्या है ए की। सही उत्तर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका बाजार थीम इनकी क्या है? बाजार थीम पर एक पाठ योजना बनाना चाहती है। निम्न में से कौन से उपप्रत्ययों की उसकी पाठ योजना में हिस्सा बनने की सबसे अधिक संभावना है? इसमें से कौन कौन सा ये वाक्य आ सकता है उसकी पाठ योजना में? कह रहा बाजार के प्रकार कौन कौन से हैं, बाजारों की श्रृंखला क्या है, असमान अवसर क्या है, कृषि उत्पादन कार्य, या बाजार में मोल तोल करना, या बाजार में मोल तोल करना। तो इस पे देख लेते हैं प्रश्न। चलिए इस प्रकार से प्रश्न इसका है दिया गया है, तो बताइए कौन कौन सा इस पे सही उत्तर इसमें होगा? सही उत्तर इनमें से कौन सा होगा? देखिए कह रहा बाजार के प्रकार उसमें कौन कौन से हैं, बाजारों की श्रृंखला क्या है, असमान अवसर क्या है, कृषि उत्पादन कार्य। तो कृषि उत्पादन कार्य क्योंकि उसकी थीम क्या है? बाजार है। शिक्षिका की जो थीम है वह क्या है? बाजार है। तो बाजार में कृषि उत्पादन कार्य, कैसे कृषि उत्पादन होता है तो अलग एक बात हो जाएगी ना, ये अलग एक क्षेत्र हो जाएगा। और बाजार में मोल तोल करना, तो देखिए बाजार के प्रकार, बाजारों की श्रृंखला, असमान अवसर, बाजार में कैसे कैसे अवसर हैं, और बाजार में मोल तोल जो होता है उस पे, तो ए बी सी और डी सही हो जाएगा। ए बी सी और डी सही होगा। ए बी सी पहले में, ए बी ई, ए बी सी और डी, केवल सी सही होगा। चलिए आगे, सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में कथनों को पढ़िए। कह रहा बच्चे बाहरी विश्व के तमाम अनुभव कक्षा में लाते हैं। बिल्कुल बाहरी विश्व के तमाम अनुभव को बच्चे कक्षा में लेकर के आते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में हमें बच्चों के अनुभवों को ज्यों का त्यों शामिल करने चाहिए, नहीं ज्यों का त्यों उनको शामिल नहीं करना है। यथार्थ को दर्शाया जाता है, साथ ही विश्लेषण किया जाता है कि आदर्श की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। तो आदर्श की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, कौन कौन सा? ए और सी सही है, ए और सी सही है। शुद्ध उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाए साथियों इसका? 74 का सी। आगे बढ़ते हैं 75, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते आप कक्षा में जेंडर आधारित रूढ़िबद्ध धाराओं को समाप्त करने हेतु कौन से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? कह रहा छात्र एवं छात्राओं को एक सीट पर बैठने तथा व्यवस्था को साप्ताहिक आधार पर संचालित करने, रोटेशन करने तथा छात्रों के एक दूसरे से परिचित होने का अवसर देंगे। तो इससे क्या होगा? जेंडर रूढ़िवादिता में कमी आएगी। कक्षा में जेंडर तटस्थ गतिविधियों को आयोजित करेंगे। कह रहा कक्षा में जो जेंडर से संबंधित गतिविधियां हैं उसको आयोजित करेंगे। लड़कों को लड़कियों की उत्तर पुस्तिका तथा लड़कियों को और लड़कों की उत्तर पुस्तिका जांच करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कक्षा में स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी समान रूप से देंगे। तो देखिए ये भी सही है, कक्षा में जेंडर तटस्थ यानी कि जेंडर गतिविधियां क्या है उसको आयोजित करेंगे ताकि उससे क्या हो, बच्चे उससे सीखें कि सभी लोग क्या है? एक समान हैं। सभी लोग क्या है? एक समान है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी, ए बी। अब देखिए सी, लड़कों और लड़कियों की उत्तर पुस्तिका यानी एक दूसरे को उनकी पुस्तिका को जांच करने के लिए देने से ऐसा नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका ए बी और डी हो जाएगा। ए बी और डी पहला। आते हैं आगे, प्रश्न नंबर 76, विभिन्न विषयों जिसमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल में पाठ योजना बनाते हुए पाई चार्ट मॉडल काफी प्रचलित है। पाई चार्ट मॉडल काफी प्रचलित है। मॉडल के अनुसार शिक्षक
पढ़ाने हेतु आरंभ में कौन से चरण का प्रयोग करेंगे? क्या करेंगे? पहले इवैल्यूएट करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, इंटरटेन करेंगे या इंगेज करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? इंगेज करेंगे। प्रश्न नंबर 76 का आपका हो जाएगा सी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर आपके सामने है 77। कह रहा है गतिविधि अनुभवों के जरिए लोकतंत्र अवधारणा को विकसित करने के सबसे अधिक सहायक कौन सी होंगी? कह रहा भूमिका निर्वाह या रोल प्ले के माध्यम से स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनने की मुख्य घटना को दर्शाना, या छात्र परिषद के अध्यक्ष को चुनने के लिए उनके अनुभव के बारे में सोचने को कहना, वाद विवाद दल, तैराकी दल जैसे स्कूल के दलों को चुनने के लिए उनके अनुभव के बारे में सोचने के लिए कहना, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों की सूची बनाने के लिए कहना। इसमें से कौन सा स्वतंत्र रूप से सही उत्तर क्या होगा इसमें? तो देखिए, छात्रों को क्या कहेंगे कि परिषद के अध्यक्ष को चुनिए, परिषद के अध्यक्ष को चुनने के अनुभवों के बारे में सोचने को कहेंगे कि परिषद का चुनाव, जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसके अनुभव के बारे में आप सोचिए कैसे होता होगा। प्रश्न नंबर 78 कह रहा कक्षा में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें, उसमें संबंधित कथन दिया है, इस पर आपको विचार करना है। कह रहा पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान के एकमात्र स्रोत की तरफ, देखिए कह रहा एकमात्र स्रोत की तरफ देखना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। कह रहा एक मिनट, पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान के एकमात्र स्रोत की तरह देखना चाहिए तथा इनसे किसी भी तरह के भटकाव को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। गलत है भाई, गलत है। अधिगमकर्ताओं को पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर अन्य विभिन्न स्रोतों से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल कि जाइए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं रहिए, जाइए पर्यावरण में, जाइए मेला में घूमिए और कुछ सीखिए, कुछ सीखिए। चलिए, तो केवल और केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं रहना है। पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों को याद करने के कौशल को परखने के लिए होना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कह रहा विद्यार्थियों के कौशल को याद करने की, उन्होंने पाठ्य पुस्तक से कितना याद किया उसके लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों में दी गई सूचना जानकारी के स्वयं अवलोकन के साथ साथ जोड़ने के लिए सबल बनाना चाहिए। बिल्कुल बी और डी क्या हो जाएगा आपका सही। सही उत्तर आपका इसका हो जाएगा डी, सही उत्तर डी। प्रश्न नंबर 79 गतिविधि, कौन सी गतिविधि भारतीय संविधान के क्षेत्र में आलोचनात्मक चिंतन को विकास के अवसर प्रदान करती है या कराती है? ए कह रहा बच्चों को भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। याद करने के लिए कह रहा, रटने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। या बच्चों को अध्ययन यानी केस स्टडी उपलब्ध करानी चाहिए जिसमें लोग भारतीय संविधान में उल्लिखित विभिन्न अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं। विभिन्न अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं। देखिए, पहला तो नहीं होगा, दूसरा अभी तक के लिए देखिए सही है। अगर वकील को आमंत्रित किया जाना चाहिए उन महत्वपूर्ण मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए जिनमें उससे जीत मिली। नहीं भाई, कक्षा में वकील का क्या काम है? तो सही उत्तर केवल बी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 80 समालोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देने के अवसर कौन से प्रश्न प्रदान करेंगे? कह रहा लोगों के समानता के लिए किए गए संघर्ष में संविधान की क्या भूमिका है? संविधान की क्या भूमिका है, ऐसा प्रश्न बच्चों को दिया जाए। बिल्कुल ऐसा प्रश्न दिया जाए। आगे, वे कौन से विभिन्न तरह के बाजार हैं जिनसे गुजरकर कपास एक कमीज बनती है? एक कमीज बनाने की प्रक्रिया में किसे सबसे अधिक लाभ मिलता है? किसे सबसे अधिक लाभ मिलता है? या सदाबहार वनों तथा पर्णपाती वनों में क्या अंतर है? अंतर दर्शाने के लिए उसको कहेंगे तो समालोचनात्मक चिंतन उसके क्या होगा, वो तो अंतर बच्चा कर लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या किसकी बात हो रही है? समालोचनात्मक चिंतन की बात हो रही है। समालोचनात्मक चिंतन की बात हो रही है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल ए और आपका सी सही है। केवल ए और सी सही है, बी और डी गलत हो जाएगा। आगे, प्रश्न नंबर 81 प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी हाल ही में राज्य में हुए चुनावों को समझ सकें उसके लिए एक शिक्षिका सहायता करना चाहती है। वह चाहती है कि विद्यार्थी इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तत्व के रूप में देखें। कौन से स्रोत इसके लिए उपयुक्त होगा? कौन सा स्रोत इसके लिए उपयुक्त होगा?
पहला कह रहा राज्य के चुनाव परिणामों के विवरण वाली समाचार क्लिप उनको दिखाया जाए। चुनाव कराने संबंधित भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद चुनाव कराने संबंधित भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद उन्हें याद करवाए जाए। या चुनाव प्रक्रिया के वीडियो रिकॉर्ड यूट्यूब पर उपलब्ध कराना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनावों से संबंधित प्रसंगों वाली फीचर फिल्में बच्चों को दिखानी चाहिए। फीचर फिल्में संयुक्त राज्य अमेरिका से चुनाव संबंधित फीचर फिल्में बच्चों को दिखाना चाहिए। देखिए चुनाव बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कहाँ पे, तो अमेरिका का चुनाव क्यों दिखाएंगे भाई? भारत में चुनाव नहीं होते क्या? भारत में भी तो चुनाव होते हैं ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए तो सही है, राज्य के चुनाव परिणामों के विवरण वाली समाचार क्लिप उन्हें दिखाना चाहिए। इसलिए देखिए इसमें ए नहीं है, गलत हो जाएगा। 3 ऑप्शन आपका बचा। अब देखिए चुनाव कराने से संबंधित भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद उनको याद करवाना चाहिए। बी भी क्या हो जाएगा? गलत। जहां जहां बी है वो गलत हो जाएगा। सही उत्तर डी, ए और सी। चलिए प्रश्न नंबर 82, सामाजिक विज्ञान को प्रारंभिक विद्यालयों में बढ़ावा देने के लिए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? कह रहा विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों के बारे में नवीनतम सूचना उपलब्ध कराना ताकि याद कर सकें। नवीनतम सूचना उपलब्ध कराना है, लेकिन इसलिए कि बच्चे उसको रट लें, याद कर लें, ऐसा नहीं होना है। ऐसा नहीं होना। तो पहला तो अभी तक के लिए गलत। अब देखिए पहला पहला जहां भी होगा, पहला पहला जहां भी होगा शायद ये होना चाहिए, गलत। अब देखिए गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही उत्तर केवल बी सही होगा। जब ए गलत है और ये तीनों ऑप्शन में दिया है तो सही उत्तर क्या है? दिया है केवल बी कि विश्लेषणात्मक रचनात्मक मानस का आधार रखने सामाजिक विज्ञान अनिवार्य स्रोत की तरह सहायता करता है, इस पर बल दिया जाए। निरंतर याद करने, सी में देखिए कह रहा निरंतर याद कर दिलाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83, अभिकथन ये कह रहा है सामाजिक विज्ञान पढ़ाना उत्तरोत्तर रूप से जटिल और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। कारण कह रहा है भारत के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के पेशेवर रूप से प्रशिक्षण समाज वैज्ञानिकों की कमी है। ये तो नहीं है भाई, ये तो गलत कह रहा है। तो क्या हो जाएगा? ए सही है और बी कह रहा है गलत। कह रहा है समाज विज्ञान के वैज्ञानिक ही नहीं है, शिक्षक ही नहीं है कह रहा है। तो ए सही परंतु आर गलत। ए सही परंतु आर गलत। 83 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। सही उत्तर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 84, औपनिवेशिक शासन में भारतीय उपमहाद्वीपों में जनजातीय समूहों के जीवन कैसे प्रभावित किया? यह अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसको इस्तेमाल व प्राथमिक स्रोत के रूप में देखा जा सकता है? क्या बिरसा मुंडा के जीवन में बना वित्त चित्र, ये तो द्वितीयक हो जाएगा। कोई बनाया होगा ना, उसको देखेंगे तो द्वितीयक हो जाएगा। लेखक अमिताभ घोष द्वारा लिखित ऐतिहासिक, द्वितीयक। औपनिवेशिक शासन में जनजातियों की परिस्थिति को समर्पित इतिहास की पाठ्य पुस्तक, द्वितीयक। उस काल समय के दौरान वैगा जैसी जनजातियों द्वारा गाए गए, जो उस काल समय के यानी जो इसने प्रत्यक्ष रूप से देखा वही तो प्राथमिक है, वही क्या है? प्राथमिक है। तो वैगा जनजातियों द्वारा गाए गए मानव शास्त्री वेरियार एल्विन द्वारा प्रलिखित किए हुए जो गीत हैं ये क्या कहलाएंगे? प्राथमिक स्रोत कहलाएंगे। तो आपका हो जाएगा 84 का डी। प्रश्न नंबर 85 कह रहा अगर एक विद्यार्थी एक जिले की जनसंख्या की विशेषताओं को समझने के लिए एक परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव रखता है तो आप क्या करेंगे? किसकी संभावना के रूप में आवश्यकता होगी? कह रहा घरों के सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित आंकड़े या भारत की जनगणना से आंकड़े, पटवारी प्रशासनिक अधिकारों के आंकड़े एकत्रित किए जाना, अतीत से उभरी जनसंख्या। नहीं, किसकी आवश्यकता होगी? भारत की जनगणना के आंकड़े की आवश्यकता होगी। सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। आगे प्रश्न नंबर 86 ये कह रहा है कि अधिगम के लिए आकलन रूपरेखा की मुख्य विशेषता क्या है? ये कह रहा है प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत एवं विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना। बिल्कुल, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत और विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हितधारकों के साथ अधिगम प्रगति को साझा करने के लिए उपयोग करना। अधिगम प्रतिफलों पर आधारित मानदंड पर विद्यार्थी को अधिगम को आंकना। उसने
उसके प्रतिफल के आधार पर विद्यार्थी के मानदंड को आंकने के लिए कह रहा है। समयानुसार अधिगम प्रगति में परिवर्तन के अवलोकन के अवसर उपलब्ध करवाना, बिल्कुल अवसर उसको क्या उपलब्ध करवाना चाहिए, उसको अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। तो प्रश्न नंबर आपका है साथियों 86, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए कह रहा हितधारकों के साथ अधिगम प्रगति को साझा करने के लिए उपयोग करना चाहिए, ये सही नहीं होगा क्योंकि दो ही ऑप्शन में आपको छांटना है। आगे अधिगम प्रतिफल आधारित मानदंड, यानी उसने बच्चे ने अधिगम से कितना सीखा उसके आधार पर मानदंड यानी विद्यार्थियों के मानदंड को आंकना चाहिए। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही उत्तर ए और डी, सही उत्तर ए और डी, उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या के सूत्रीकरण और मूल्यांकन कार्यविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से सिद्धांत कौन सा सही है? कह रहा बच्चों को उनसे ना संभलने वाला गृह कार्य नहीं देना चाहिए। कौन सा सिद्धांत सही है? कह रहा है तो बच्चों को उनसे न संभलने वाला गृह कार्य नहीं देना चाहिए। इससे बच्चे के बहुमुखी सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए, बिल्कुल सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी सी ऑप्शन तो नहीं सही होना चाहिए और ए भी नहीं सही होना चाहिए। आगे देखते हैं। जो शारीरिक दंड देते हैं उनको सख्त चेतावनी देनी चाहिए या बच्चों को अनुशासित रूप से अपने विचारों को प्रकट करने का निर्देश देना चाहिए, अनुशासित रूप से अपने विचारों को, देखिए कह रहा अनुशासित रूप से अपने विचारों को प्रकट करने का निर्देश देना चाहिए कि बच्चे एकदम अनुशासन में आए और अपने विचार को क्या करें? प्रकट करें, अपने विचार को रखें। तो अनुशासन की बात कर रहा है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। बच्चे को जैसा आ रहा है वैसा वह अपने विचार को प्रकट करे, बच्चे को जैसा भी आ रहा है अपने विचार को प्रकट करे। तो केवल और केवल बी सही है, सी भी गलत, डी भी गलत। केवल और केवल क्या है? बी सही है। आगे, विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों हेतु निम्न में से क्या उपयोग में नहीं लाया जा सकता? क्या उपयोग में नहीं लाया जा सकता? चलिए देखते हैं। कह रहा योगात्मक आकलन, रचनात्मक निर्माणात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन या स्थापन या प्लेसमेंट आकलन। विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों हेतु निम्न में से क्या उपयोग में नहीं लाना चाहिए? कह रहा क्या उपयोग में नहीं लाया जा सकता है? तो विद्यालय की बात कर रहा है, बच्चों की बात कर रहा है, विद्यालय यानी 6 से 8। तो स्थापना प्लेसमेंट इसका आकलन यह लाया नहीं जा सकता है, सही उत्तर हो जाएगा डी। बाकी योगात्मक, रचनात्मक और निदानात्मक आकलन हो सकता है लेकिन स्थापन यानी प्लेसमेंट आकलन नहीं हो सकता। चलिए प्रश्न नंबर 89 कह रहा पोर्टफोलियो आकलन में आवश्यक होते हैं विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह, एक निश्चित अवधि में शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों और प्रपत्रों का संग्रह, पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्यों वस्तुओं के चयन हेतु एक मानदंड। तो कौन कौन सा इसमें से देखिए सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह होना चाहिए, विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह होना चाहिए, बिल्कुल ये सही होगा कि विद्यार्थी ने क्या किया उसका संग्रह होना चाहिए, विद्यार्थी ने क्या किया उसका संग्रह होना चाहिए। दूसरा क्या, एक निश्चित अवधि में शिक्षक द्वारा कार्य नहीं, पोर्टफोलियो आकलन में विद्यार्थी के कार्यों का संग्रह होता है, विद्यार्थी के कार्यों की संग्रह, और पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्य वस्तुओं के चयन हेतु एक मानदंड होता है। सही उत्तर ए और सी हो जाएगा, बी गलत, जिसमें भी बी होगा वो गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ताओं के अनुप्रयोग कौशल का आकलन करता है? कह रहा वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गैस प्रभाव इन्फेंट्री बनाती है, वायु दाब क्या है, वर्षा के 3 प्रकारों के नाम बताइए, साक्षरता क्या है, राष्ट्रीय साक्षरता दर वाले 5 राज्यों की सूची बनाइए, 5 राज्यों वाली सूची बनाइए। तो देखिए कौन कौन सा इसमें कह रहा है सही है। तो देखिए कह रहा वायुमंडल में कौन सी गैस हरित यानी ग्रीन हाउस गैस के बारे में प्रयोग, और इसमें अनुप्रयोग कौशल का आकलन करता है ना।
तो वायु दाब क्या है, इसका तो एक लाइन वन लाइनर प्रश्न हो जाएगा। कह रहा 3 वर्ष के 3 प्रकारों के नाम बताइए, वन लाइनर प्रश्न। साक्षरता क्या है, राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक दर वाले राज्यों की सूची बनाइए, यह आपका हो जाएगा सही। निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के कई पहलू हो सकते हैं, इस पर विचार करिए, भी आपका हो सकता है सही। तो देखिए कौन कौन सा, डी और ई, सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने साथियों भाषा हिंदी, भाषा है आपके सामने हिंदी, ये आपका पैराग्राफ है, इसको पढ़िएगा, इस पे आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे बड़ी तपस्या किसे कहा गया है, तो सबसे बड़ी जो तपस्या है वो कहा गया साथियों सत्य बोलने को। इस पैराग्राफ में सत्य बोलने को सबसे बड़ी तपस्या कहा गया। देख लेते हैं 1 मिनट में। सत्य ही जीवन है, यह सर्वशक्तिमान, दिव्य, चमत्कारी, सर्वगुण संपन्न एवं सद्गुणों को प्रदान करने वाला है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक, परोपकारी, दानी, ज्ञानी, सबके भले में अपना भला देखने वाला बनाता है। कौन बनाता है भाई, सत्य। सत्य सबको क्या बनाता है, आध्यात्मिक, परोपकारी, दानी, ज्ञानी और सबके लिए भला देखने वाला बनाता है। सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है, किसके बराबर कोई तपस्या नहीं है, सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है। झूठ, मिथ्याचार के बराबर कोई पाप कर्म नहीं है, झूठ के लिए किसका कोई पाप कर्म नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में ईश्वर वास होता है। इस नासवान और तरह तरह की बुराइयों से भरे संसार में सच बोलना सबसे बड़ी और सहज सरल तपस्या है। सबसे बड़ी सहज सरल तपस्या कौन सा है, किसको माना गया, अभी प्रश्न आपके सामने आया था कि सच बोलना, कौन सा, सच्चाई है, क्या है, सच बोलना ही क्या है, सबसे बड़ी तपस्या है, सहज सरल और तपस्या है। आज तक हमारे देश की पवित्र एवं पावन भूमि पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने प्रखर व्यक्तित्व से पूरी दुनिया को जीवन का एक नया आयाम सिखाया है। एक ऐसे ही महान व्यक्ति थे राजा हरिश्चंद्र। कौन थे, राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने पूरी मानव जाति को हकीकत के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। वह अपनी यथार्थवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, जो अपने पूरे जीवन में कभी भी इस पथ से नहीं डगमगाए। ऐसे ही हम भी वास्तविकता और जीवन को अलग नहीं कर सकते। किसको, वास्तविकता और जीवन को अलग नहीं कर सकते। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने लिए ही ध्यान नहीं करता, आध्यात्मिक व्यक्ति अपने लिए ही ध्यान नहीं करता, या फिर सिर्फ अपने लिए ही सच के मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करता है, वह सबको सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। संपूर्ण मानव जाति के लिए यह सब कुछ करता है। उसका जीवन करुणा और समर्पण का होता है। किसका जीवन करुणा और समर्पण का होता है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है। कौन, आध्यात्मिक व्यक्ति। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न पे आते हैं। तो सबसे बड़ी तपस्या किसको बताया गया, सत्य बोलने को। गद्य के आधार पर निम्न में से सत्य चलने का आदर्श स्थापित किया किसने, कह हरिश्चंद्र ने। किसने किया था भाई, हरिश्चंद्र ने किया था। आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं, कह रहा केवल अपने लिए ध्यान लगाते हैं, नहीं, केवल अपने लिए ध्यान नहीं लगाते हैं, अपने लिए ही सत्य के मार्ग पर चलते हैं, नहीं, केवल आत्म ध्यान पर केंद्रित करते हैं, नहीं, स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रश्न नंबर 94, जिसका जीवन करुणा, कह रहा किसका जीवन करुणा और समर्पण का होता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसका जीवन करुणा और समर्पण का होता है। सत्य के लिए सदैव राजा हरिश्चंद्र को ही क्यों याद किया जाता है, राजा हरिश्चंद्र ने दुखों से घबराकर सत्य की राह छोड़ दी थी, इसलिए याद किया जाता है, कभी नहीं याद किया जाता भाई। राजा हरिश्चंद्र ने अनेक कष्टों और संघर्ष के बावजूद सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए राजा हरिश्चंद्र को सत्य के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर भी हो जाएगा। गद्यांश में गुण को सर्वोपरि बताया गया है। किस गुण को, कर मित्रता के भाव को, परोपकार भाव को, यथार्थवादी होने को, या सत्यवादिता के भाव को, या परोपकार के भाव को। तो किसको माना गया है, किसको, इस गद्यांश में किसको सर्वोपरि माना गया साथियों। तो देखिएगा किसको सर्वोपरि माना गया है, या परोपकार के भाव को क्या माना गया है, सर्वोपरि माना गया है। किसको, परोपकार के भाव को क्या माना गया है, सर्वोपरि माना गया है। चलिए महापुरुषों का महापुरुष का उचित समास विग्रह करिए। महापुरुष यानी महान है जो पुरुष, यानी महान पुरुष। 97 का ए।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 98, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? देखिए, सत्य, दानी, असत्य, ज्ञानी। कह रहा है समूह से भिन्न क्या है? सत्य है, दानी है और ज्ञानी है, लेकिन इसमें भिन्न क्या है? असत्य की बात शायद इस समूह में। इस पैराग्राफ के आधार पर इसको आपको छांटना है। इस पैराग्राफ के आधार पर इसको छांटना है तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 98 का बी, बिल्कुल असत्य ही सही होगा। गद्यांश में पाप किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कह रहा अपशब्द बोलना, सरल होना, दूसरों का इतिहास परिहास करना या झूठ बोलना। तो पाप शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? झूठ बोलने के लिए। आगे अगला पैराग्राफ आपके सामने है। अगला आपके सामने साथियों देखिएगा कि दिए गए गद्यांश को पढ़ने और उस पर सटीक विकल्प का उत्तर का चयन करिए। कह रहा डोरबेल बजती है, मैं दरवाजा खोलता हूं, आगंतुक को मैं नहीं जानता, वे अपना परिचय खुद देते हैं, कहते हैं हम जनमानस की संवेदनाएं, सुना है तुम संवेदनाओं का घर बनाते हो। कहते हैं कि मैं जनमानस का संवेदना हूं और सुना है तुम संवेदनाओं का घर बनाते हो, तो क्यों नहीं लपेट लेते हमें भी अपनी कलम और कागज के साथ। इस संसार में हमारी जगह नहीं, समझकर अतिक्रमण हटा दिया गया हमें। मैं पल भर के लिए रुकता हूँ, सोचता हूँ, हंसता हूँ और मन ही मन कहता हूँ शायद डायनासोर के बाद अब संवेदनाओं का नंबर है। क्यों इसको कहा गया कि डायनासोर तो क्या हो गए? विलुप्त हो गए। डायनासोर विलुप्त हो गए, उसी प्रकार मानव की संवेदनाएं भी क्या होंगी? विलुप्त हो जाएंगे। कभी क्या कह रहा है कि मानव की संवेदनाएं भी विलुप्त हो जाएंगी। चलिए इस पे आधारित प्रश्न देख लेते हैं। कविता किस शब्द में संवेदनाओं के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट होता है? कह रहा हटा, अतिक्रमण, आगंतुक या रुकता। तो अतिक्रमण, कह रहा अतिक्रमण समझकर मुझसे हटा दिया गया, उपेक्षा कर दी गई। क्या कर दी गई? उपेक्षा कर दी गई। ऐसे सीधे शब्दों में समझिए बेइज्जती कर दी गई। सही उत्तर बी। कविता में किसके प्रति सरोकार व्यक्त किए गए हैं? डायनासोर के, संवेदनाओं के, अतिक्रमण के या अतिथियों के? तो संवेदनाओं के प्रति सरोकार व्यक्त किए गए हैं। संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से क्यों की गई है? डायनासोर की तरह भयावह है संवेदनाएं डायनासोर की तरह प्राचीन है, इसलिए डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएंगे। बिल्कुल, इसलिए संविधान से इसमें जो है संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से की गई है। सही उत्तर 102 का सी। जनमानस की संवेदनाओं को कागज कलम में समेटने का तात्पर्य है कि जनमानस की संवेदनाओं को छुपा देना, जनमानस की संवेदनाओं को मौखिक अभिव्यक्ति दे देना, जनमानस की संवेदनाओं को लिखित अभिव्यक्ति दे देना। कागज कलम में समेट देना यानी लिख देना, लिखित अभिव्यक्ति दे देना। सही उत्तर सी। आगे, संवेदनाओं का घर बनाने से अभिप्राय है मुख्य स्तर रूप में संवेदनाओं को लेखन में शामिल करना या गौण स्तर के रूप में संवेदनाओं को लेखन में शामिल करना, मुख्य स्तर के रूप में संवेदनाओं की कल्पना करना या गौण स्तर के रूप में। तो गौण करेंगे तो अपेक्षा हो जाएगा, गौण करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनका उपेक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपेक्षा हो जाएगा। अब देखते हैं बचा आपका क्या? ए और सी। इसमें से देखिए कौन सा उत्तर आपका सही होगा? ए और सी। कह रहा मुख्य स्तर के रूप में संवेदनाओं को लेखन में शामिल करना, मुख्य स्तर के रूप में संवेदनाओं को शामिल करेंगे। मुख्य स्तर के रूप में संवेदनाओं को कह रहा कल्पना करना, कल्पना नहीं करेंगे, क्या करेंगे? लेखन देंगे, लिखित रूप देंगे संवेदनाओं को। चलिए प्रश्न नंबर 105। संसार का पर्यायवाची शब्द कह रहा इसमें से नहीं है। कौन सा नहीं है? धरती नहीं है। धरा, भू ये सब किसके? धरती के हैं, जबकि दुनिया, जगत, जग संसार के हैं। क्षेत्रीय बोली क्षेत्र की भाषा की वाक्य विशेषताएं कहलाती हैं। देश अथवा राज्य की भाषा को क्षेत्रीय बोली कहा जाता है। क्षेत्र की लिपि के साथ जो भाषा होती है उसको या क्षेत्र की लिखित तथा साहित्य को क्षेत्रीय बोली कहा जाता है। क्षेत्र की लिखित तथा साहित्य को क्षेत्रीय बोली कहा जाता है। ये आपका कह रहा है, तो बताइए कौन सा सही उत्तर आपका होगा? तो कौन सा हो जाएगा? क्षेत्र की भाषा वाक्य विशेषताएं क्षेत्रीय बोली कहलाती हैं, क्षेत्रीय बोली कहलाती हैं। और क्षेत्र विशेष के साथ बोलियां क्या होती हैं? बदलती रहती हैं। निम्न में से कौन सा संकेत भाषा के संदर्भ में आ गया आपका? पेडोलॉजी
अधिगम के बारे में सत्य है। कह रहा है द्वितीय भाषा प्रथम भाषा के सीखने में हस्तक्षेप करती है, सीखने ही नहीं देती। कह रहा प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में सहायता करती है, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है, या एक समय में अनेक भाषाएं सीखना संभव नहीं है। संभव है, बिल्कुल सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109, भारत में शिक्षा नीति में भाषा को किस रूप में जानते हैं? शिक्षा नीति में भाषा के रूप में जानते हैं, या शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के रूप में जानते हैं, या प्रथम भाषा द्वितीय भाषा तथा अंग्रेजी के रूप में जानते हैं, या त्रिभाषा सूत्र फार्मूला के रूप में जानते हैं? तो भारत में शिक्षा नीति में भाषा को जानते हैं किस में? त्रिभाषा सूत्र फार्मूला के रूप में। भारत में भाषा शिक्षण को किस रूप में जानते हैं? त्रिभाषा फार्मूला के रूप में जानते हैं कि बच्चे एक साथ कितनी भाषाएं पढ़ेंगे? 3 भाषाएं पढ़ेंगे। एक तो क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा पढ़ेंगे, उनकी क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा कुछ भी हो, चाहे कन्नड़ हो, तमिल हो, तेलुगु हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, कुछ भी हो सकती है। बच्चे उसके साथ अंग्रेजी पढ़ेंगे, बच्चे उसके साथ अंग्रेजी पढ़ेंगे और हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। दक्षता आधारित भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? दक्षता आधारित भाषा शिक्षण का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो देखिए, परिभाषित संदर्भों जैसे शिक्षा कार्य, व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक विकास में भाषा प्रयोग की जाने वाली क्षमता को विकसित करना। बिल्कुल सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, 110 का ए। आगे 111, शिक्षण को शिक्षा शास्त्र को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए सामग्री में शिक्षा शास्त्र को सन्निहित करना चाहिए। प्रमाणिक सामग्रियों तथा सामग्रियों का संपादन करना चाहिए। सामग्रियों की विषय वस्तु की वैधता, या सामग्रियों का शिक्षण शास्त्रीय संपादन, या सामग्रियों का प्राकृतिक वैधता संपादन, या सामग्रियों का प्राकृतिक वैधता संपादन। तो किसको संपादित करना चाहिए? तो सामग्रियों का शिक्षण शास्त्रीय संपादन होना चाहिए। सही उत्तर 111 का सी हो जाएगा। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? काव्य आनंद तथा विचारों के लिए है। काव्य व्याकरण सीखने के लिए है? नहीं, काव्य क्या है? आनंद और विचारों के लिए है। बिल्कुल, काव्य क्या है? आनंद और विचारों के लिए है। काव्य व्याकरण सीखने के लिए कह रहा है, काव्य कवि के बारे में जानने के लिए है, या काव्य शब्द संपदा सीखने के लिए है? तो सही उत्तर इसका 112 का क्या हो जाएगा साथियों? ए हो जाएगा। काव्य क्या है? आनंद और विचारों के लिए होता है, व्याकरण सीखने के लिए काव्य का प्रयोग नहीं होता है। कक्षा 8 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को 5 वाक्य सुनकर पढ़कर सुनाती है तथा उन्हें ठीक उसी तरह से लिखने के लिए कहती है। वह श्रवण की कौन सी युक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है? कह रहा अधोमुखी युक्ति, युक्ति के रूप में श्रुतिलेख, उचित श्रवण युक्ति, या ऊर्ध्वोन्मुखी युक्ति, या ऊर्ध्वोन्मुखी युक्ति। तो किसको? ऊर्ध्वोन्मुखी युक्ति कह रही है कि वह पढ़कर सुना रही है और उसी पर आधारित कर रही है कि ठीक उसी तरह से लिखने के लिए कह रही है। तो ऊर्ध्वमुखी युक्ति है। चलिए आगे। एक शिक्षक संदर्भों में शब्दों और छोटे वाक्यों को भाषा खंडों के रूप में प्रयुक्त करता है जो समविश्लेषित पूर्ण रूप में है। इसके उपरांत वह संदर्भों में खंडों के शिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग करने के लिए देता है। शब्दावली सिखाने की यह कौन सी पद्धति या उपागम है? तो शब्दावली सिखाने की यह कौन सी पद्धति है या कौन सा उपागम है? तो यह कोश विषयक उपागम है, कोश विषयक उपागम है। आगे बढ़ते हैं साथियों। संज्ञानात्मक रूप से शैक्षिक भाषा निपुणता की ओर संकेत करती है। किसकी? शैक्षिक भाषा किसकी निपुणता की ओर संकेत करती है? यह मूर्त विचारों तथा उच्च स्तरीय भाषा कौशल की ओर संकेत करती है। आगे बढ़ते हैं। 116 कह रहा है कि कार्य लेखन का प्रक्रिया उपागम है और कौन सा लेखन उत्पाद उपागम है, ये आपके सामने दिया गया है। ये कह रहा आप जिस कक्ष में उसे देखिए, अपने रास्तों के साथ अवलोकन करें, वस्तुओं, व्यक्तियों और क्रियाओं के बारे में सूचनाएं एकत्र करें, विचारों, बिंदुओं को लिखिए, एक रूपता विकसित कीजिए, मसौदा तैयार करिए और एक रूप विकसित कीजिए। बी कह रहा है सांप की आत्मकथा पर 200 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। तो इनमें से कौन सा
प्रक्रिया है और कौन सा साथियों प्रक्रिया उपागम है और कौन सा इसमें से उत्पाद उपागम है, कौन सा इसमें से उत्पाद उपागम है। तो देखिए सांप की आत्मकथा पर 200 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। अगर आप एक अनुच्छेद लिख रहे हैं तो यह क्या कर रहे हैं, आप एक प्रक्रिया कर रहे हैं, यह एक आप क्या कर रहे हैं, प्रक्रिया कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों प्रक्रिया उपागम है, कह रहा है ए और बी दोनों प्रक्रिया उत्पाद उपागम कार्य हैं, बी प्रक्रिया उपागम है और ए उत्पाद उपागम है। बिल्कुल इसका सही उत्तर 116 का सी होना चाहिए। 116 का सही उत्तर क्या होना चाहिए साथियों, सी होना चाहिए। आगे देखते हैं, ए सक्रिय, बी प्रक्रिया उपागम है। अब आगे देखते हैं कि कह रहा है कि ए प्रक्रिया उपागम है और बी उत्पाद उपागम है, और बी उत्पाद उपागम है। तो इसमें से सही उत्तर कह रहा है कौन सा होना चाहिए। तो देखते हैं क्या सही उत्तर होना चाहिए। सांप की आत्मकथा पर 200 शब्दों में एक लेख लिखिए। तो ये आपका होगा साथियों, ये आपका होगा प्रक्रिया उपागम, प्रक्रिया उपागम। सही उत्तर इसका डी होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। शिक्षार्थियों में भाषा जागरूकता डैश की ओर संकेत करती है, प्रयोग करने वाले व्याकरणिक ज्ञान की ओर संकेत करती है। भाषा के रूप में प्रकार के प्रति सचेतना तथा संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए, या भाषा के चारों कौशलों की सक्षम बनाने के लिए, भाषा में पढ़ने लिखने के प्रति सचेतन और संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए भाषा जागरूकता यह किसकी ओर बढ़ावा देती है। बच्चों को जो भाषा जागरूकता है यह किसकी ओर बढ़ावा देती है, तो भाषा में पढ़ने लिखने के प्रति सचेतन और संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए भाषा उपागम संकेत करता है। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है। कह रहा व्याकरण, अनुवाद विधि, नेटवर्क के प्रकार, बेमेल विश्लेषण या रूप तथा कार्य, या रूप तथा कार्य। तो सही उत्तर नेटवर्क के प्रकार के बारे में नहीं, किसकी बात कर रहा है, भाषा शिक्षा की बात कर रहा है। तो व्याकरण, अनुवाद, बेमेल विश्लेषण करेंगे बच्चे और रूप तथा कार्य को उसको पहचानेंगे और देखेंगे। चलिए पोर्टफोलियो आकलन का उद्देश्य क्या है। पोर्टफोलियो आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है वह पूछ रहा है कि पोर्टफोलियो आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। साक्ष्य के रूप में समयावधि में विद्यार्थियों द्वारा सीखने के उपकरणों को एकत्र करना, बिल्कुल यही क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो का आकलन उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 120, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डैश के रूप में विदेशी भाषा के अध्ययन का समर्थन करती है। किसके रूप में, कह रहा सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में, त्रिभाषा के सूत्र में एक विषय के रूप में, विद्यालय शिक्षा के तैयारी चरण भाषा से, या विद्यालयों तथा शिक्षार्थियों की पसंद के रूप में यह त्रिभाषा सूत्र किस पर जोर देती है। तो त्रिभाषा सूत्र कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में आप विदेशी भाषा बच्चे सीख सकते हैं या इसका अध्ययन कर सकते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ए। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लिए ये आपका प्रैक्टिस सेट रहा साथियों। आज के लिए बस इतना ही। आशा उम्मीद है आप सभी लोग सीटेट को क्वालिफाई करेंगे। अभी और प्रैक्टिस सेट आपके सामने आने वाले हैं, उसको देखिएगा। निश्चित तौर पर आपको इससे सहायता मिलेगी और हूबहू देखिएगा इस पेपर से ही, इस प्रैक्टिस सेट ही कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को यहीं रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद साथियों।